चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स थ्योरी। अच्छा, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको 10 जस्ट गिव मी 1 मिनट। सबसे पहली बात, हम स्टैट्स की थ्योरी पर ऐसा कुछ नहीं करने वाले जो आपने अब तक नहीं किया। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, आपको दिमाग को सोचने में दिक्कत हो रही है। वो चीजें मैं आपके दिमाग से पूरी तरीके से आज एकदम पूरी क्लैरिटी आपको दे दूंगा। स्टैट्स की थ्योरी को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं? सर, ये चार्ट्स तो आपने हमको प्रोवाइड कर दिए, तो ये चार्ट्स आप किस तरीके से पढ़ोगे? रीड आउट कराओगे? द आंसर इज नो। हम क्या करेंगे, मैं हर एक चार्ट को अपनी तरफ से पहले एक एक्सप्लेनेशन डालता हूं कि इस चार्ट पर हमारा ये मुद्दा आएगा, ये चीजें आएंगी, ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, ताकि जब हम चार्ट्स को पढ़ेंगे बोलेंगे हाँ हाँ सर, आप पहले मैं आपके सब कॉन्शियस माइंड में सारे इनपुट्स फिट करूंगा, फिर हम यहाँ पर चार्ट्स पर आएंगे। एक चार्ट पर हम मुश्किल से 5 या 6 मिनट देंगे, कुछ बड़े चार्ट्स पर हम 8 से 10 मिनट देंगे। इस तरीके से लगभग 40-45 मिनट्स के अंदर ये पूरा पूरा एमओसीटी और एमओसीटी का पूरा चार्ट कवर अप हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं इसको भी 2 पार्ट में डाल दूंगा यूट्यूब पे, एमओसीटी एंड एमओडी, ताकि जब आप एमओसीटी रिवीजन करेंगे तो उसकी थ्योरी कंपाइल हो जाए, और एमओडी का जब रिवीजन करेंगे तो एमओडी की थ्योरी आप अलग से कंपाइल कर लें। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग किसी भी रूप में अपना ध्यान यहां मत रखाइएगा। मैंने स्टैट्स की थ्योरी को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया, ऐसा डिजाइन नहीं किया कि बस मुझे स्टैट्स की थ्योरी लेना है, ताकि बच्चे ये ना बोलें कि अमन सर ने थ्योरी क्लास नहीं ली स्टैट्स की। मालिक, मेरा मुद्दा ये है कि हम कुछ इस तरह ऐसी एनर्जी डालें कि एग्जाम में उसका आउटपुट भी निकल करके आए। देयर शुड बी एन इनपुट आउटपुट रेशियो ना। अरे इनपुट डाल रहे हो लेकिन आउटपुट ही नहीं है, मेहनत करे जा रहे पर आउटपुट ही नहीं है, ऐसी मेहनत का क्या काम? तो मालिक प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 40-45 मिनट्स पूरे मुझे यहां पर दे दीजिए। सिंस मैं ये रिकॉर्डेड डाल रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग 1.5 या 1.6 की स्पीड से देख रहे होंगे, तो आपका तो बहुत कम टाइम बैठना है, और इतने कम टाइम पर मैं आपको 300-400 पॉइंट्स पूरे आपके दिमाग में बैठाने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। सर, पहला चार्ट हमारा आता है एमओसीटी पर जो बेस्ड टॉपिक्स होंगे, एमओसीटी पर बेस्ड थ्योरी, जहां पर मीन मीडियन की बातें नहीं होंगी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड पर कितनी थ्योरी बन सकती है। आइए पहले मैं आपको बातें बताता हूं। मालिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको पहले बताया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अल्टीमेटली सर, हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू को पता करने की कोशिश करते हैं। अब इस पर एक क्लैरिटी लाता हूं। सेंट्रल वैल्यू मतलब बीच पर बैठने वाली वैल्यू को पता करते हैं, उसकी पोजीशन को पता नहीं करते हम। मालिक, पोजीशन को पता करने का काम करता है मीडियन। समझिएगा, बहुत बहुत ज्यादा क्लैरिटी से जाइए, बहुत क्लैरिटी से जाइए। मालिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जितने भी मेथड्स हैं, मीन, मीडियन, मॉड, एएम, जीएम, ये सारी की सारी चीजें एवरेज निकालती हैं। और एवरेज का मतलब ये होता है कि सेंटर पर बैठने वाली वैल्यू जो सारे के सारे पॉपुलेशंस को, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को डिफाइन करती हो। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया मालिक, हम इसको पढ़ने वाले हैं सेंट्रल वैल्यू। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करती है? सेंट्रल वैल्यू को पता करने के लिए हमें हेल्प करती है। सर, अब इसमें सर एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं वेट। सर, ये वेट क्या होता है? दोस्तों, ये वेट कुछ और नहीं, फ्रीक्वेंसी का ही दूसरा नाम है वेट। फ्रीक्वेंसी का ही दूसरा नाम है वेट। मालिक, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, कोई भी पर्टिकुलर वस्तु कितने बार आ रही है। जितने ज्यादा बार आती है उतना ज्यादा उसका वेट होता है। यदि कोई ऑब्जर्वेशन 10 बार आ रहा है, कोई दूसरा ऑब्जर्वेशन 2 बार आ रहा है, तो जो वस्तु 10 बार आ रही है उसका वेट ज्यादा हो जाता है पूरे पॉपुलेशन में। तो मान लीजिए वेट और फ्रीक्वेंसी अपने आप में एक सब्स्टिट्यूट है। कभी हम वेट वर्ड यूज कर सकते हैं, कभी हम फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर सकते हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैं बोलता जाऊंगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें फिट होती चली जाएंगी। मेरे साथ साथ रिपीट करिए। हम हर एक चार्ट को 5 मिनट में खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको 1 मिनट दूंगा ताकि आप लोग वापस पूरा रिकैलकुलेट कर लें। यदि कोई चाहता है मेरे साथ लिखना तो लिख भी सकता है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। ठीक है, अच्छा, बाकी हर चीज आपको लिखी हुई मिलेगी, अभी हम लोग गो थ्रू करेंगे। सर, एक बात बताइए, सेंट्रल वैल्यू, ये सेंट्रल वैल्यू को निकालने के कितने तरीके हैं? सेंट्रल वैल्यू पर पहुंचने के मालिक 2 संपूर्ण रूप से फॉर्मूले होते हैं। वैसे तो मेथड्स तो बहुत सारे हैं, उस मेथड्स के अंदर वे कितने होते हैं? तो मालिक मैं कहूंगा 2 वे होते हैं। एक होता है जब हमारे पास वेट्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं वेटेड मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। दूसरा होता है अनवेटेड, दूसरा होता है अनवेटेड एवरेज मेथड। दोस्तों, जब हमारे पास हमें दिए होते हैं वेट, वेट मतलब दिया होता है फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज कितने बार आ रही है। जब कोई भी चीज एक से ज्यादा बार आती है, जब ऑब्जर्वेशंस एक से ज्यादा बार रिपीट होते हैं, 5 एक बार ना आके 3 बार आ रहा है, 3 ऑब्जर्वेशन नंबर 6 है, 6 2 बार आ रहा है, जब ऑब्जर्वेशंस एक से ज्यादा बार आते हैं तो मालिक उससे हम कहते हैं, उनका वेट है, फ्रीक्वेंसीज का वेट है। और जब वेट होते हैं तो उससे हम उस पर हम यूज करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। सर, अनवेटेड कब यूज करते हैं? अनवेटेड मेथड तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस के वेट नहीं होते, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इन्हें हम दूसरे वर्ड में हम कहते हैं सिंपल एवरेज मेथड। इन्हें हम कहते हैं सिंपल
एवरेज मेथड। सर अब इसके अंदर प्रैक्टिकल कम थ्योरी वाली बातों को कवर अप कर लेते हैं। सुनिए सर, ये जो होता है सिंपल एवरेज मेथड, यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, तो हम क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल करते हैं और टोटल करने के बाद हम डिवाइड बाय कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे ही मालिक हम इस तरीके से लिखते हैं, ये देखिए इसे ही हम इस प्रकार लिखते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n। यस सर। और सर अनवेटेड, वेटेड मेथड में क्या होता है सर, ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो हम ऑब्जर्वेशंस को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते हैं, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, और यहां पे एन होता है समेशन एफ आई। सर ये होता है हमारा वेटेड मेथड। बोलो पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, दूसरा पहलू कहता है, कुछ इसके लॉजिकल बातें करते हैं। अल्टीमेटली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है सर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें एस्टिमेट करता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालता, हम एस्टिमेट लगाते हैं। अरे एग्जैक्ट सेंटर पर बैठने वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये नहीं कहते, हम एस्टिमेट करते हैं, हम एक तरीका लगाते हैं, एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि सेंटर पर बैठने वाली वैल्यू कौन सी है, दैट इज हम सेंट्रल वैल्यू को पता करते हैं। सर ये अल्टीमेटली सेंट्रल वैल्यू को निकालने का मोटिव क्या है, मालिक हम ये देखना चाहते हैं कि सारे के सारे डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी है। आइए देखिए, मैं इस पॉइंट्स की बात कर रहा हूं कि यूनिफॉर्मिटी कितनी है, कितनी हर डेटा में कितनी यूनिफॉर्मिटी है, मतलब हर डेटा आपस में कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यूनिफॉर्मिटी कितनी है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत डिफरेंस है, एक ऑब्जर्वेशन 5 है तो दूसरा 50 है, दूसरा 300 है, 500 है, ऐसा नहीं है। सारे ऑब्जर्वेशंस में लगभग आसपास ही हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक एवरेज निकल करके आता है 5, तो मैं कहता हूं सारे ऑब्जर्वेशंस लगभग 5 के आसपास के ही हैं, कोई 3 है, कोई 3.5 है, कोई 4 है, कोई 4.5 है, कोई 5 है, कोई 5.5 है, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मिटी देखा जाए तो सारे ऑब्जर्वेशंस लगभग 5 के आसपास है। तो अल्टीमेटली हम इस पर क्या करते हैं, ये सर इस पर हम यहां पे निकालते हैं यूनिफॉर्मिटी, कैलकुलेट करते हैं। पहला पॉइंट, हम यहां पर यूनिफॉर्मिटी निकालते हैं। सर ये यूनिफॉर्मिटी कैसे डेटा पर लग सकती है, होमोजीनियस डेटा कि हेट्रोजीनियस डेटा? अरे डेटा होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब सारी वस्तुएं एक जैसी हैं। अरे जब एक जैसी है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी क्या देखेंगे, यूनिफॉर्मिटी तो वहां देखेंगे जब डेटा अलग 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 होते हैं। सारे ऑब्जर्वेशन 4 नहीं है, कुछ अलग है, कुछ अलग ऑब्जर्वेशन अलग है, मतलब डेटा हमारा है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी देखनी है, और यूनिफॉर्मिटी हम यहां पे होमोजीनियस डेटा पर देख के कोई मतलब नहीं है। जब डेटा होमोजीनियस है तो वेरिएबिलिटी का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वेरिएबिलिटी तो वहां पे देखना है जब जहां पे डेटा अलग 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 है, दैट इज डेटा हेट्रोजीनियस कंपोजिशन है, वहां पे उन केसेस पे हम मालिक यहां पे यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं। अब इसमें तीसरा पड़ाव मेरा निकल करके आता है, मुझे बताइए अब इसमें याद करने वाली बात, मालिक जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है इसे दर्जा मिला है फर्स्ट ऑर्डर एवरेज का, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट याद कर लीजिए, जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं वो सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ये क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज, और वो करता है सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज। देखिए मैंने आपको सारी बातें आपके दिमाग में फिट कर दी, अब वो चार्ट को पढ़ते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए पहले मेरे साथ रिपीट करते हैं। अल्टीमेटली हमने इससे क्या सीखा, पहले चार्ट से हमने सीखा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम एस्टिमेट करते हैं सेंट्रल वैल्यू को, बीच की वैल्यू निकालते हैं। वो बीच की वैल्यू कुछ और नहीं, वो एक तरह का एवरेज है। सर ये एवरेज निकालने के हमने तरीके देखे, मीन, मीडियन, मॉड, एम, जीएम, वो प्रैक्टिकल चला गया, जो हमने कर लिया, हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। सर अब इसको निकालने के मेजर मेथड्स तो बहुत सारे होते हैं, वे दो होते हैं, दो वे होता है। एक होता है जब फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तो हम कहेंगे वेटेड मेथड, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी तो हम कहेंगे अनवेटेड मेथड। सर अनवेटेड कुछ नहीं है, अल्टीमेटली सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय एन, और वेटेड मतलब सर ऑब्जर्वेशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर उसके बाद आपने बताई अल्टीमेटली जो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लगाते हैं वो होमोजीनियस डेटा पे नहीं लगाते, होमोजीनियस डेटा पे एस्टिमेट क्या लगाएगा, वो तो ऑलरेडी सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं। सर हमारा अल्टीमेटली एम क्या है, क्यों हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि सारे के सारे डेटा कितने यूनिफॉर्म है, कितना अपने एवरेज के आसपास है। सर इसको हम कहते हैं, हम यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करने के लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ाई करी जा रही है। सर ये कैसे डेटा पे लगता है, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस पे लगाना कोई वर्थ नहीं है, हेट्रोजीनियस डेटा पर लगता है। कुछ बातें याद करने की, सर इसको हम लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे, सर इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज, और एमओडी मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कहते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज। यहां पे हमने उसका पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। सर एक बात आती है, आपने हमें मीडियन पढ़ाया था, मैंने कहा हाँ, जब आपने हमें मीडियन पढ़ाया था तो मीडियन पढ़ाते वक्त आपने कहा था मेक श्योर टू मेक द सीरीज एक्सक्लूसिव। सीरीज का एक्सक्लूसिव होना बहुत जरूरी है, यदि सीरीज इंक्लूसिव है तो बात नहीं बनेगी, सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव बनाओ। सर एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता था, यदि ऑब्जर्व ऐसे 5 से 10, लेकिन तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू ना होकर यहां पे शुरू होता था 11 से लेकर के 15,
तो तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म ऐसा नहीं हो रहा था, तो सर हम यहाँ पे एक मेथड लगाते थे, हम करेक्शन करते थे यहाँ पे। कैसा सर? यहाँ पे हम करते थे 0.5 प्लस, यहां पर हम करते थे 0.5 माइनस, तो ये हो जाता था 5 से लेके 10.5 और शुरुआत भी होती थी 10.5 से लेके 15.5, इस तरीके से कुछ होता था। सर एंड लिमिट पे हम 0.5 लेस करते थे, ऐड करते थे, और लोअर लिमिट पे हम 0.5 लेस करते थे। मान लीजिए इस तरीके, इसको हम कहते थे करेक्शन फैक्टर। यस सर। तो करेक्शन फैक्टर कैसी सीरीज पे लगता है? इंक्लूसिव सीरीज कि एक्सक्लूसिव सीरीज? सर एक्सक्लूसिव सीरीज पर लगता है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखी थी। सर आपको लगता है कि आपको पहला चार्ट समझ में आ गया? मैं कहता हूं यस, पूरा पहला चार्ट खत्म। सर आइए अब रिवीजन करते हैं। देखिए अब आप लोग सारी बातों जब पढ़ेंगे तो मेरी बातों से कोरिलेट कर पाएंगे। ये हमारा मेथड रहने वाला है, और इसी तरीके से मैं सारे चार्ट्स आपको कवर अप कराऊंगा, ताकि आपको कोई चीज रट्टा ना मारना पड़े, सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आइए शुरू करें। यस सर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लोकेट मतलब पता करता है किसको? सेंट्रल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को एस्टिमेट करता है, सेंट्रल वैल्यू को। सर बात समझ में आ गई। वेटेड एवरेज आर कंसीडर्ड व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। सर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब ये कहना चाहता है जब ऑब्जर्वेशंस में होती है फ्रीक्वेंसी, जब ऑब्जर्वेशंस में होती है फ्रीक्वेंसी तो हम यूज करते हैं वेटेड मेथड। यस सर। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। यस सर। सिंपल एवरेज को ही हम कहते हैं अनवेटेड। अरे अनवेटेड कोई तो कहते हैं, जब अनवेटेड मतलब जब फ्रीक्वेंसी नहीं है, जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो क्या? सिंपल एवरेज। यस सर। पॉइंट क्लियर है? यस। रट्टा नहीं मार रहे हम, समझ चुके हैं चीजों को। यस सर। ईच वैल्यू इज कंसीडर्ड वंस, सिर्फ ओनली वंस, एक ही बार कंसीडर किया जाता है सारे ऑब्जर्वेशंस को। मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दी, सारे ऑब्जर्व मात्र एक बार आ रहे हैं, तुम्हारी उसको तो हम कहते हैं सिंपल एवरेज। सर सिंपल एवरेज कह लो, अनवेटेड कह लो, बात एक ही है। अगला पॉइंट, ईच वैल्यू इज कंसीडर्ड मेनी टाइम्स, हर वैल्यू को एक से ज्यादा बार कंसीडर किया जाता है, मेनी टाइम्स, 2 4 6 कितना भी हो सकता है सर, उसको हम कहते हैं वेटेड। सर पॉइंट क्लियर है। मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय देयर करस्पॉन्डिंग वेट, करस्पॉन्डिंग वेट मतलब क्या? उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, एंड डिवाइडिंग द सम ऑफ द प्रोडक्ट बाय द, अरे अल्टीमेटली समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ये किस पर हम करते हैं सर? ये वेटेड पर करते हैं। सर ये बात आपने हमें समझा दी। यस सर, मैंने समझा दी। सर सिंपल एवरेज हम करते हैं डिवाइडिंग द टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर ये बात मैंने आपको समझा दी। सर हम फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं वेट, ये भी मैंने आपको समझा दिया। मुझे बताइए इस चार्ट पर ऐसा कौन सा पॉइंट था घुमा घुमा के वही पूछा। अल्टीमेटली मैंने इसको नाम दिया प्रैक्टिकल कम थ्योरी। ये प्रैक्टिकल पॉइंट था, उसी को इन्होंने थ्योरी बना करके पूछा आपसे। यस सर। अब ये देखिए, एमओसीटीज आर नोन एज एवरेज। अल्टीमेटली यस, एमओसीटी मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू निकालना। अल्टीमेटली एमओसीटी से हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज, जैसे मीन मीडियन मॉड जो निकालते हैं वो एवरेज ही है, एवरेज ही तो निकाल रहे हैं हम। यस सर। सर ये हमारा यूनिफॉर्मिटी पता करने में हेल्प करता है। कैसे डेटा पर? पे होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? सर होमोजीनियस पे लगाना बेवकूफी है, हेट्रोजीनियस पे। तो मालिक ये हमारा लगता है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन पे। सर यहां पर हम एस्टिमेट करते हैं सेंटर वैल्यू, ये बात आप बार बार रिपीट कर चुके हैं। तो मुझे बताइए लॉजिकली मैंने सारे पॉइंट्स को इंटरलिंक करवा दिया, क्या इन पॉइंट्स को रट्टा मारने की जरूरत अब है? नहीं। सर 2 पॉइंट आपने याद करवाए थे, मुझे बताओ कौन कौन से? इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे होते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज। ये रहा, ये देखिए सर, यहां पे होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड द फर्स्ट एवरेज, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज, ऑर्डर्स ऑफ द फर्स्ट एवरेज, ऑर्डर्स एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। सर करेक्शन फैक्टर कहां पे लगाते हैं? इंक्लूसिव के एक्सक्लूसिव? सर ये तो आपने मीडियन पढ़ाते हुए बताया था कि यदि सीरीज इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव बनाओ। एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं? 0.5 ऐड करके, हमें 0.5 लेस करके, वो उसको क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कुछ और नहीं मालिक, ये 0.5 का ऐड करना और 0.5 का लेस करना है, ताकि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव बनाया जा सके। तो मुझे बताइए क्या अब ये चार्ट आपको, पहला चार्ट अब डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं, ये चार्ट पूरा आपके दिमाग में बैठ गया। क्यों? क्योंकि पहले मैंने आपके दिमाग में बैठाया सारी चीजों को, फिर यह चार्ट आपको रीड आउट कराया। इसी तरीके से 5 चार्ट और करने हैं हमें। अब बताओ, ठीक है सर? मैं आपको देता हूं 1 मिनट का वक्त। 1 मिनट में इसको मत खोलो, चार्ट मत खोलो, ठीक है? अभी के अभी एक बार बस 1 सेकंड, 1 मिनट लो। एमओसीटीज एवरेज निकालते हैं ताकि हम यूनिफॉर्मिटी पता कर सकें। यूनिफॉर्मिटी कैसे डेटा पे होती है? हेट्रोजीनियस डेटा पर होती है। अच्छा, वो सेंटर वैल्यू लोकेट करता है, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। करेक्शन फैक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज पे लगाते हैं। 2 तरह के तो होते हैं, वेटेड और अनवेटेड। ऐसे बोल के देखो, मैंने 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लो, करो। 30 सेकंड आपके पास है, 30 सेकंड अब आपके पास है। चलिए, हो गया? फटाफट। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं मालिक। अब आते हैं हमारे अगले चार्ट की तरफ सर, दैट इज मीन। सर मीन की पहले पूरी बातें करते हैं, फिर इस पर आएंगे। हाँ सर। सर आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी क्या होती है वो भी देख लेंगे। आइए अब आते हैं हम मीन पर। हालांकि मुझे कायदे से लिखना चाहिए मीन, नहीं अर्थमेटिक मीन लिखना चाहिए, पर मैं अभी फिलहाल मीन लिखता हूँ, ठीक है? मीन
सर इस पर भी सारी बातें समझाइए। सुनिए सर, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है? प्रैक्टिकल कम थ्योरी के लिए सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। सब फॉर्मूला होता है एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स, समेशन ऑफ एक्स है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है सर। सर मतलब आप ये कह सकते हो कि मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन टोटल मारा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर यदि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है, यदि यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मतलब सर यदि फ्रीक्वेंसी होती है तो हम क्या करते हैं? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें एक बात होती है सर, यदि मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती, याद रखना मैंने करवाया है, वर्कबुक पे कराया है, यदि कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती जैसे सर 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, तो सर यहाँ पे हम एफ आई फ्रीक्वेंसी दी हुई है मान लेते हैं 1 2 3। सर हम एक्स आई कैसे निकालते हैं? सर हम एक्स आई निकालते हैं ये ओपन एंड्स का, इसको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। सर मिड पॉइंट निकालते हैं यहाँ पे हम निकालते हैं मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट। यस सर, ये बात हमें याद है, बस प्रैक्टिकल कम थ्योरी को मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि ऐसी बातें होती हैं। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट लिखवाया था सर, यदि हम सारे ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस लेते हैं फ्रॉम देयर मीन, इफ द ऑब्जर्वेशंस का हम डिफरेंस लेते हैं देयर मीन पे और उनका टोटल करते हैं तो वो टोटल हो जाता है 0। सर कहना क्या चाहते हो दोस्तों? ये देखिए, यदि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 1 2 3 4 5, मुझे बताइए मीन कितना हो जाएगा? सर 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15 डिवाइड बाय 5 सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 5 करूंगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सर यदि मान लीजिए मैंने सभी को 3 3 3 से डिफरेंस, सबका डिफरेंस ले लिया, दैट इज x माइनस एक्स बार ले लिया, सो ये कितना हो जाएगा? -2, ये हो जाएगा -1 0 1 2, इन सभी का टोटल लूंगा कितना आ जाएगा? 0। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो सर, व्हेन algebraic sum of all the observations taken from the deviation taken from the difference taken from their mean is 0। हाँ सर ये बात होती है, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखा दिया। सर ये मिड पॉइंट निकालते ही मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं आपको ये मिटा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ आपको। ठीक है सर, मैं आपको कुछ ऐसे मैंने कहा ना, मैं आज आपसे थ्योरी में कोई नई बात नहीं करूंगा, कोई नई बात नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा सर काफी सारी नई बातें हो गई। ठीक है ओके सर। इसके बाद एक बात होती है, हमारा आपने लिखा था एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। एक बार इस एचएम को हटा देते हैं, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आ जाएगी, एम इज ग्रेटर देन जीएम, ये बात होती है। सर इस बात को पूछ सकता है, कई बार इसका रीजन पूछ लेता है, हालांकि पूछा नहीं पर मैं आपको बताता हूं सर ऐसा क्यों होता है। इसका आपको एक लॉजिक दे देता हूं मैं, ताकि आपके दिमाग में हमेशा चीजें बैठ जाए। ये ऐसा होता है, एम इसलिए हमेशा ज्यादा होता है, एम सबको इक्वल वेटेज देता है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेटेज देता है, लेकिन जो जीएम होता है, जीएम गिव्स मोर वेट टू लेस वेट आइटम, मतलब ज्यादा जो छोटी वैल्यू होती है उनके वेट ज्यादा देता है, और जो बड़ी वैल्यू होती है लेस वेट देता है टू मोर वैल्यू आइटम, जो बड़ी आइटम होती हैं। समझिए, इस वजह से मतलब जीएम कम हो जाता है और एएम हमेशा ज्यादा होता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है छोटी वैल्यू को और कम इंपॉर्टेंस देता है बड़ी वैल्यू को, तो उसकी वजह से मालिक हमारा पूरा ऊपर का जो न्यूमिनेटर है छोटा हो जाता है, छोटे को और डिवाइड कर देते हैं तो और छोटा हो जाता है। तो जीएम मालिक हमारा हमेशा छोटा होता है एएम से। क्यों? क्योंकि जीएम क्या करता है, इसको रीजन याद रखिए, छोटी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस, बड़ी चीजों को कम इंपॉर्टेंस देगा तो वाली चीजें तो छोटी हो जाएंगी। यस, ये रीजन है। ओके अब इसके बाद बात करते हैं अगली बात, सुनिएगा सर, सुनिए, ओरिजिन और स्केल की बातें। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि मालिक हमारा जो एएम होता है उसको ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है और स्केल से भी फर्क पड़ता है। ओरिजिन मतलब यदि हमने सारे ऑब्जर्वेशंस पर कुछ ऐड कर दिया, +2 कर दिया, तो हमारा एवरेज भी +2 यूनिट बढ़ जाएगा। यदि सारे ऑब्जर्वेशंस पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा मीन मीडियन मॉड सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। सर तो ये सारी बातें तो हमें पता है, क्यों बता रहे हो? बस बता रहा हूं क्योंकि थ्योरी आएगी इस पर। अब इस पर थ्योरी क्या आएगी? तो प्रैक्टिकल है, आएगी ना थ्योरी, कराऊंगा मैं भी अब आपको। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा दोस्तों, एक बार मैं रिपीट करता हूं। सर मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर जब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। सर यदि कंटिन्यूअस होता है तो फ्रीक्वेंसी में मिड पॉइंट निकालते हैं। सर इसके बाद आपने बताया कि सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन इज 0। सर आपने प्रूफ करके दिखाया। सर जो एएम होता है जीएम से ज्यादा होता है। सर जीएम छोटा क्यों हो जाता है? जीएम तो बड़ा होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाली बात रहती है उसमें, लेकिन दोस्तों वो कम इंपॉर्टेंस देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है छोटी चीजों को और कम इंपॉर्टेंस देता है बड़ी वाली वैल्यूज को, इस वजह से जीएम छोटा हो जाता है। सर इसको ओरिजिनल स्केल से फर्क पड़ता है, ये तो प्रैक्टिकल कॉमन प्रॉपर्टी वाली बात है, आपको बताई हुई है पहले से। अच्छा इसके बाद और बातें करते हैं, सुनिएगा दोस्तों, एक वर्ड आएगा हमारे सामने भी, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन दोस्तों, इसको सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है, सुनिएगा, लेकिन क्या सर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? मैं कहूंगा लीस्ट फर्क पड़ता है, कम फर्क पड़ता है, सबसे कम फर्क इसी को पड़ता है, सम। कुछ हद तक फर्क पड़ता है, सम फर्क, कुछ फर्क पड़ता है। सर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन समझाइए ताकि आगे भी वर्ड आने वाला है तो दिक्कत ना आए।
मैं एक बार समझा रहा हूं, आगे रिपीट मत करवाना, ठीक है? सुनना दोस्तों, ये है पूरी पॉपुलेशन, यहाँ पे टक 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 बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मालिक मैंने कहा चलिए इनका एवरेज वेट निकालते हैं कि हमें वेट, एवरेज लोगों का वेट कितना है। तो मैंने क्या किया, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, मतलब मैंने पूरी पॉपुलेशन का वेट ना निकाला। अरे तुम्हें जब ब्लड टेस्ट करवाना रहता है तो बॉडी से पूरा खून निकाल लेता क्या? हाँ ब्लड टेस्ट के लिए आइए, पूरा ब्लड निकाल लो इनका, नहीं, कुछ थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, ठीक है? बी पॉजिटिव, तो भैया आप लोग सबको पूरा ब्लड आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव है, ऐसा कहते हैं? यस सर। सैम्पलिंग एक चैप्टर हुआ करता था जो आपके सिलेबस से हट गया। तो सैम्पलिंग कहता है कि भाई पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो पूरे पॉपुलेशन को कैसे निकालेंगे पूरा सबका एवरेज? तो एक काम करते हैं, कुछ सैंपल लोगों को लेते हैं। मैंने मान लीजिए एक सैंपल लिया, इतने लोगों का सैंपल लेकर के मैंने निकाला मीन, इनका मैंने निकाला मीन। फिर मैंने क्या किया, इनका सैंपल ना लेकर के, भैया मैंने इनका सैंपल लिया, ये 4 लोगों को लेके आया, 5 लोगों को, यहां से एक मीन निकाला। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहां से मीन आ रहा था 50, तो मैंने देखा यहां पे आ रहा था 52। मतलब फर्क तो है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है क्या कि एक से एक सैंपल से आ रहा मीन 50, वही सैंपल चेंज कर दिया तो मीन हो जाएगा 500। क्या इतना फर्क है क्या? नहीं, फर्क है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो लीस्ट फर्क, सबसे कम फर्क है। कंपैरेटिवली मीन, मीडियन, मॉड, एम, जीएम देखें तो सबसे ज्यादा कम सैंपलिंग से यदि किसी को फर्क पड़ता है तो वो है मीन। तो 2 वर्ड होते हैं, कितना फर्क पड़ता है पूछेगा मीन को, तो बोलूंगा सम फर्क, कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अच्छा सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है? तो मालिक सबको फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे कम फर्क किसको पड़ता है? मैं ये बता सकता हूं, सबसे कम फर्क मीन को पड़ता है। तो एक और वर्ड यूज होता है लीस्ट। लीस्ट मतलब जब कंपैरिजन की बात कर दे कि बाकी सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है क्या, तो मैं कहूं नहीं, बाकी सबसे लीस्ट फर्क पड़ता है, बाकी मीन, मीडियन, मॉड ज्यादा फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं? यदि आप यहां से मॉड निकालेंगे और यहां से मॉड निकालेंगे तो हो सकता है मॉड फर्क पड़ जाए, मॉड में ज्यादा फर्क आ जाए, लेकिन मीन में फर्क बहुत, डिफरेंस बहुत कम का रहेगा। तो मालिक ये मैंने आपको बताया सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन वाली बात। तो मैं आपसे पूछूं क्या सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से मीन को फर्क पड़ता है क्या? मैं कहता हूं यस फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत सम, कुछ फर्क पड़ता है। अच्छा कंपैरेटिवली सारे में एमओसीटी में से, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर में से सबसे कम लीस्ट फर्क किसको पड़ता है? तो मैं कहूंगा मीन को फर्क पड़ता है, सबसे कम फर्क इसको पड़ता है। बाकी सभी लोगों को इससे तो ज्यादा ही फर्क पड़ता है। अब किसको किससे ज्यादा पड़ता है वैसा कोई टेबुलर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और हमें करना भी नहीं है वो मालिक, क्योंकि हर जगह पे डिफरेंट डिफर कर सकता है वो मालिक। एक अब वो एक थ्योरी है, वो सब जगह डिफर कर सकती है, इसलिए वो नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है? आपको एप्लीकेबल नहीं, बनी नहीं है वैसी थ्योरी, ठीक है? ओके सर अगला पॉइंट बोलता हूं मालिक, मीन जो होता है ना सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता है। ये बात समझ में नहीं आती, सब मीन कंसिडर ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब इसको मैं समझाता हूं ताकि आपको बाकी आगे जाके रट्टा ना मारना पड़े। सुनिए सर, ये ऑल द ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करता है, इसका मतलब दोस्तों जब मैं तुम्हें कहता हूं मीन निकालो 1 2 3 4 6 8 9, मैं कहता हूं तुम मीन निकालो तो तुम क्या करते हो? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तुम सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल करते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हो। तुमने सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया। तुम बताओ मॉड के केस में, तुम बताओ मीडियन के केस में, क्या तुम सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करते हो? नहीं सर, हम सिर्फ यहाँ पे n+1 जब हम करते हैं तो सर हम तो बस बीच के ऑब्जर्वेशन को चेक करते हैं यहाँ पे मीडियन में। मॉड में जो चीज सबसे ज्यादा बार आती है, फॉर एग्जांपल 4 2 बार आ रहा है तो सिर्फ 4 को कंसीडर करते हैं, बाकी सारे ऑब्जर्वेशन कंसीडर होते हैं क्या मीडियन और मॉड पे? नहीं। जीएम पे होते हैं सर, अब देखो एचएम पे होते हैं सर, मीन पे होते हैं सर, लॉजिकली बैठ गया। हाँ सारे ऑब्जर्वेशन कहां पे कंसीडर होते हैं? मीन पर होते हैं, मीडियन पर नहीं होते, मॉड पर नहीं होते, जीएम पर होते हैं, एचएम पर होते हैं, बात खत्म। अच्छा सर अब देखिए जहां पे सारे ऑब्जर्वेशन कंसीडर होते हैं, है ना, तो वहां पे हमारा ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है। समझिएगा इस बात को, समझिएगा सर, जहां पर सारे ऑब्जर्वेशंस का कवरेज हो गया, सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करने वाला मेथड अच्छा मेथड माना जाएगा। यस, इसके बेनिफिट क्या निकल करके आते हैं? इसके बेनिफिट ये निकल करके आते हैं, ये हो जाता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सर ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ये हो जाता है बेस्ट मेथड। इसी वजह से हो जाता है बेस्ट मेथड क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन को अपने साथ लेकर के चलता है, बाकी नहीं लेके चलते। अच्छा और क्या बेनिफिट है? सब बेस्ट मेजर का खिताब ये सूटेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा सूटेबल हो जाता है क्योंकि किसी भी वैल्यू को ये इग्नोर नहीं करता। मोस्ट कॉमनली यूज हो गया क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन लेके चल रहा है। बेस्ट मेथड हो गया क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन को लेके चल रहा है। सूटेबल हो गया क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन को लेके चल रहा है। अच्छा अब इसके बाद सुनिएगा, हाँ दोस्तों मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूं, ये चार्ट जब पढ़ाऊंगा, इतना बड़ा चार्ट है, चार्ट पे कुछ भी रट्टा नहीं मारना, सब चीज समझा रहा हूं आपको, सब समझा रहा हूं, पूरा समझा रहा हूं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपके दिमाग में नहीं बैठी। अब आपको बोलूंगा सर कैसे रट्टा मारोगे, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड इन उसमें नहीं, अरे नहीं यार अब सोचा एक बार, हाँ सारे ऑब्जर्वेशन कंसीडर होते हैं, मीडियन पे नहीं होते, मॉड पे नहीं होते, खत्म बात। सारे ऑब्जर्वेशन कंसीडर होते हैं, उससे बेनिफिट क्या है यार? बहुत अच्छा मेथड हो गया ना, सारे ऑब्जर्वेशन को लेके चल रहा है, बेस्ट मेथड, कॉमनली यूज्ड मेथड, बहुत सुटेबल मेथड है, आसान है f(x) upon n लगाना एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। हाँ सर। अच्छा
दोस्तों एक वर्ड आएगा यहाँ पे सैम्पलिंग, मैंने बता दिया आपको सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इसको फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे कम फर्क पड़ता है। यदि मान लीजिए 5 लोगों को लेकर के आप पॉपुलेशन से उनका वेट आया 50, दूसरे लोग 50 लोग 5 लोगों को लेकर उनका वेट आएगा 52 53, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बहुत एवरेज में, ठीक है। अच्छा, सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, एक वर्ड आएगा हमारे यहाँ पे सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी दोस्तों, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है, सुनना, वेरिएबिलिटी, अच्छा पहले को लेते हैं वेरिएबिलिटी, पहले वर्ड लेते हैं वेरिएबिलिटी। सुनिए, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज मेरी एक्सपेक्टेशन से कितनी डेविएट हो गई है, वेरी कर रही है, वेरिएबिलिटी वेरी कर रही है, कोई भी चीज मेरी एक्सपेक्टेशन से कितनी वेरी कर रही है। तो दोस्तों जब भी मुझे वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करना है, जैसे कि मुझे जब मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो मैं मीन डेविएशन कैसे निकालता हूं, x माइनस एक्स बार, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड टेकन फ्रॉम डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। तो जब भी हमें डेविएशन से निकालना रहता है किसी भी चीज का, तो हम कोशिश करते हैं कि मीन से निकाले डेविएशन को। ये मालिक मैं कहता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, तुम निकालने को तो मीडियन और मॉड से भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाता है कि जब भी हमें किसी चीज का ये देखना होता है कि डेविएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में मीन डेविएशन निकालना रहता है, तरीके तो अनेक हैं, लेकिन मालिक प्रैक्टिकल लाइफ में यदि आज की डेट में कोई साइंटिस्ट कोई चीजों को यूज करते हैं डेविएशन चेक करने के लिए, तो मालिक को कहां से लेते हैं, अपने उनके एवरेज लेते हैं, और एवरेज कौन सा होता है, मीन होता है। तो मालिक जब भी हमें वेरिएबिलिटी चेक करना रहता है, तो हम बेस्ट मेथड मानते हैं कि वेरिएबिलिटी को चेक किया जाए उसके मीन से, कि कोई चीज अपने एवरेज से कितना वेरी कर रही है, और वो एवरेज कुछ और नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन होती है, कोई भी चीज मेरी एक्सपेक्टेशन से कितनी वेरी कर रही है, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को कहां से निकालूं, मीडियन से निकालूं कि मॉड मेथड से निकालूं, मैं तो कहीं से मत निकाल, अपनी एक्सपेक्टेशन को मीन से निकाल, ठीक है। ये बात आपको ये याद रखने वाली है। फिर मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया। अच्छा मालिक, अल्टीमेटली जो हमारे एवरेजेस होते हैं, जो ये मीन्स होते हैं, ये हमें क्या देते हैं सर, ये हमें बताते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली एक सिंगल वैल्यू को बताते हैं। मालिक जब डेटा होता है ए सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, एक वर्ड आ रहा है सिमेट्रिक, एक आ रहा है एसिमेट्रिक। सुनिएगा, इसका मतलब समझ लीजिए, ये भी याद हो जाएगा आपको। सिमेट्रिक मतलब सारे ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सेम है, 5 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, पांचों ऑब्जर्वेशन तीन बार आ रहे हैं, तो मान लीजिए कहते हैं सिमेट्रिक डेटा। और एसिमेट्रिक मतलब हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जब फ्रीक्वेंसीज की एसिमेट्रिक होती हैं, तो मीन यूज करते हैं हम उसे रिप्रेजेंटेशन को, डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली चीज को निकालने के लिए मेथड क्या यूज करते हैं, मीन। और लेकिन जब डेटा होता है सिमेट्रिक, तो तुम मीन मीडियन मोड कुछ भी यूज कर लो। सुनिए क्यों, मैंने आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, जब डेटा एसिमेट्रिक होता है तो हमें मीन मीडियन मोड एक बराबर हो जाते हैं। तो मालिक मीन निकाले चाहे मॉड निकाले चाहे मीडियन निकाले, तीनों एक ही निकलने वाले, सिमेट्रिक में तो कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन जब एसिमेट्रिक है, मतलब जो सिमेट्रिक नहीं है, जो डेटा यहां पे वो डेटा यहां पर नहीं है, तो मालिक जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला वैल्यू निकालना है तुझे, तो कौन सा मस्त मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है, मालिक मीन। तो अल्टीमेटली मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस्ट मेजर है, तो तुम्हें डेविएशन चेक करना है, मीन से चेक करो। अच्छा तुम्हें मालिक डेटा एसिमेट्रिक है, सारे ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, भैया मीन यूज करो। डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू निकालना है, एवरेज निकालना है, और डेटा एसिमेट्रिक है, मीन यूज करो। सिमेट्रिक है तो कुछ भी यूज कर, डेटा वैल्यू सेम आएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं हम रीड करने के लिए, अब चलते हैं हम इस चार्ट को रीड करने के लिए। ये चार्ट तुम्हें अब ऐसा लगेगा सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई। अच्छा एक पॉइंट रह गया एक्सट्रीम वैल्यू वाला, वो समझा दूंगा अभी, ठीक है। आइए फटाफट खत्म करें इसको। हाँ ये चार्ट तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें ये चार्ट याद नहीं करना, मैं समझाने में समय दे रहा हूं ना आपको, ये सारी चीजें मैंने समझा दी ना अब आपको, अब आपके दिमाग बैठ चुकी है। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ सर, टिक कर लें। हाँ, AM is the set of observation deviation by AM is the set of observation is defined to the sum divided by the number of observation। अरे हाँ ना, sum of all the observation divided by number of observation, ठीक है। While computing AM from the grouped frequency, grouped frequency मतलब frequency आ गई सामने, ठीक है। We assume that all the values of the class are equal to the midpoint। हम xi कैसे निकालते हैं, midpoint of the class, मैंने बता दिया आपको, देखिए मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, यस मिड पॉइंट वाली बात बता दी मैंने आपको। सर अगली बात, द algebraic sum of the deviation taken from the arithmetic mean is 0। yes sir, the algebraic sum of the deviation taken from their mean is 0। सर और ये पॉइंट को एक बार स्टार लगाइए, ये वाले पॉइंट को एक बार स्टार लगाइए। मैं इन पॉइंट्स को डील करना सिखाऊंगा अभी आपको। यदि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो ये क्वेश्चन तो एक बना, ऐसे अनेक बन सकते हैं, तो उन अनेकों क्वेश्चन को कैसे करना है मैं इसको मालिक आपके एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करके दूंगा आपको, ऐसी थ्योरी को मैं एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करके दूंगा। इसको एक बार होल्ड करिए, अभी अभी लास्ट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा AM इज नेवर लेस देन GM, ये कहना चाहता है AM इज मोर देन GM। हाँ रीजन पता है, क्योंकि GM क्या करता है,
गिव लेस इंपॉर्टेंस टू बिग वैल्यू एंड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्मॉल वैल्यू। सर इस वजह से ऐसा होता है। व्हेन द अलजेब्रिक सम ऑफ द, अच्छा एक बात बताओ, ये बात समझाओ सर, अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन व्हेन टेकन फ्रॉम द मीन इज 0 है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो, अरे ये होगा ही होगा। जब भी हम ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन लेंगे, कहां से, उनके मीन से, और उसका टोटल करेंगे तो 0 होगा। नहीं हुआ तो तू समझ जा तूने गलती की, मुझे क्या पूछ रहा, नहीं हुआ तो, अरे होगा, मैं कह रहा हूं ऐसा होगा। नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो मैं कहता हूं तूने मीन गलत निकाला है अपना, तूने अपना मीन गलत निकाला है। तो ये देखो इस पॉइंट को कैसे पूछा उसने, उसी पॉइंट को, यही वाले पॉइंट को कैसे पूछा। When the algebraic sum of the deviation from arithmetic mean is not 0, अरे होना चाहिए था यार 0, नहीं है 0 मतलब, तो then figure of the arithmetic mean is not correct। तो समझ जाओ figure of the arithmetic mean is option A correct, option B incorrect, option D we cannot say, option D none of this। अरे भैया arithmetic mean of the deviation taken from the arithmetic mean, sorry, sum of the deviation taken from the arithmetic mean is 0 होना चाहिए था। नहीं है तो तू देख तूने कुछ गलती की। अब तूने क्या गलती की, मैं मानता तूने मीन गलत निकाला होगा यार, तो तूने मीन जो निकाला वो गलत निकाला। तो इसको रट्टा नहीं मारना है, मैं बता रहा हूं कि थ्योरी को पूछने के तरीके कितने हो सकते हैं। एक ही थ्योरी को, इसी पॉइंट को देखो कितने बार पूछ लिया मैंने, इसी चीज को मैंने एक बार ऐसे पूछ लिया, एक बार ऐसे पूछ लिया, एक और ऐसे पूछता हूं, देखो हाँ डन, 2 बार मेथड बता दिया। सर ओरिजिन और स्केल से एमओसीटी को फर्क पड़ता है, एमओडी को सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मेजर्स को, मीन डेविएशन क्वार्टर डेविएशन को सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है, लेकिन एमओसीटी के मेजर्स को किससे फर्क पड़ता है, स्केल और ओरिजिन दोनों से फर्क पड़ता है। स्केल मतलब कुछ प्लस माइनस करना, सॉरी ओरिजिन मतलब प्लस माइनस करना है, स्केल करना मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब देखिए इफ द सेम अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ऑल द वैल्यूज, अरे तू सारे वैल्यूज को क्या बदलने की बात कर रहा है, एड लेस मतलब स्केल ओरिजिन बदलने की बात कर रहा है। द मीन शैल इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, यस सर, तो मीन को फर्क पड़ता है, उतने से वो भी बढ़ घट जाता है। तो मुझे बताइए मैंने इसमें ऐसा क्या याद करवा दिया आपको, कुछ भी नहीं। तो क्या मैं इसको कट कर दूं कि सर हमें अब इसको रट्टा नहीं मारना, आपने दिमाग में बैठा दिया। क्या मैं इस पूरे चार्ट को भी कट कर सकता हूं, ये सब पूरा दिमाग में बैठा दिया, हमें रट्टा नहीं मारना, दो ना मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ पे, तुम्हें 300 क्वेश्चन से मुक्ति मारना है ना, तो बस आज यहाँ पे टाइम दे दो मेरे को, ठीक है सर। सर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, हाँ फर्क पड़ता है। यदि पूछ ले कितना फर्क पड़ता है, तो मैं कहूंगा कुछ फर्क पड़ता है, सम कुछ फर्क पड़ता है इसको सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। अच्छा ये पॉपुलेशन बाकी सबसे कितना, तो मैं कहूंगा बाकी सबसे कम। मैं एक और वर्ड यूज करूंगा लीस्ट, लीस्ट वर्ड तब यूज होता है जनरली जब पूछेगा बाकी से कितना फर्क पड़ता है, तो मैं बोलूंगा बाकी से कम। और इंडिविजुअल के बहुत फर्क पड़ जाता है क्या, मतलब एक सैंपल देगा 50, एक देगा 500 के, नहीं, एक देगा 50 तो एक देगा 52, सम फर्क, कुछ फर्क पड़ जाता है। बेस्ट मेथड क्यों है, अरे भैया सबसे पहला पॉइंट ये आना चाहिए यहाँ पे, ऑल वैल्यूज आर कंसिडर, यस सर, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देता है, उसकी वजह से ये बनता है बेस्ट मेथड, सुटेबल और मालिक ये कॉमनली यूज्ड। हो गए 3 पॉइंट कवर, लॉजिकली कवर हो गए। सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन, इसमें कोई कहने की बात है, एक है अर्थमेटिक मीन, एक है ज्योमेट्रिक मीन, एक है हार्मोनिक मीन। सर तो 3 तरह के मीन्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन, ठीक है सर। मीन और एवरेज रेफर्स टू एएम ओनली, मीन्स और एवरेज रेफर्स टू अर्थमेटिक मीन ओनली, ठीक है सर। ये पॉइंट भी पूरा कवर हो गया लॉजिकली। मुझे बताइए क्या दिक्कत थी इसमें। अब आते हैं जस्ट लर्न इट, लेकिन मैंने इसके भी सारे पॉइंट्स आपको याद समझा दिए हैं, इसमें आपको कुछ लर्न करने वाले बचा नहीं है। अब इसमें भी एक वर्ड देख लीजिएगा, पूल्ड मेथड मीन को ही हम ग्रुप्ड मीन कहते हैं। मालिक ग्रुप मीन बताया था ना मैंने, n1 x1 बार अपॉन प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, मतलब उसको एक और नाम है, उसको कहते हैं पूल्ड मीन, ठीक है, याद रखना इस बात को। इसलिए मैंने जस्ट लर्न इट में डाल दिया इसको। अच्छा AM is used when variability has to be calculated, जब मुझे ये चेक करना है कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन से कितना दूर हूं। आज मुझे एक्सपेक्ट करता हूं मालिक मेरे बच्चे 100 नंबर मार्क्स लेकर के, पर अभी तक हाईएस्ट स्कोर 92 ही गया है, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन से 8 दूर हूं, 8 नंबर दूर हूं। इसका मतलब जब चेक करना रहता है कि मैं अपने कितना दूर हूं अपने एक्सपेक्टेशन से, अपने मेरे ऑब्जर्वेशंस मेरे एवरेज से कितना दूर है, तो कौन सा निकालेंगे मेथड एवरेज निकालने के लिए, मीन मीडियन मॉड, कौन सा मीन निकालेंगे, तो मालिक मीन यूज करते हैं। AM इज अर्थमेटिक मीन, समझा दिया आपको, यस सर। मीन इज यूज्ड व्हेन सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी इज टू बी लीस्ट, क्यों सर ये वेरिएबिलिटी का मीन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें सबसे लीस्ट, मेरी एक्सपेक्टेशन से मुझे बहुत कम दूरी पर लाके रखता है, सबसे कम फ्लक्चुएशन रहेगा, सबसे कम फ्लक्चुएशन रहेगा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जब भी मुझे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करना रहता है, जब भी मुझे वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करना रहता है, मैं मीन यूज करता हूं। मैं क्यों मीन को यूज करता हूं, ये उसका आंसर है, मैं इसलिए यूज करना चाहता हूं मीन को। क्यों मैंने एक साथ लाके रखे दोनों पॉइंट को, ताकि आपको याद हो जाए क्यों यूज करता हूं। क्योंकि मालिक यहां पे मेरे एक्सपेक्टेशन से और मेरी एक्चुअल पोजीशन से सबसे कम गैप है, क्योंकि यहां पे सबसे लीस्ट सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी होती है।
अच्छा का वेटेड एम, अरे यार वेट कोई फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कितने बार बोलोगे, ठीक है सर हो गया। मीन और एवरेज कोई एम कहते हैं, लॉजिकली हो गया तो इसको कट कर दो, 2 बार लिखा दिया मैंने। मीन इज यूज्ड व्हेन द रिप्रेजेंटेशन, अच्छा जब एसिमेट्रिकल रहता है तो मालिक हम क्या यूज करते हैं, मीन, और जब सिमेट्रिकल रहता है तो मीन मीडियन मोड कुछ भी यूज कर ले, तीनों एक ही जगह पे आके कोइंसाइड कर जाते हैं, तो तीनों सेम हो जाते हैं। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको समझा करके याद करा दिया। मीन यूज करेंगे जब हमें एसिमेट्रिकल डेटा होगा और हमें चाहिए उसका एवरेज। एसिमेट्रिकल डेटा में जब भी हमें एवरेज निकालना है, मेथड तो अनेक हैं लेकिन बेस्ट कौन सा है, बेस्ट मीन है उस टाइम पे। सर एक्सट्रीम पॉइंट्स हैव सम इफेक्ट, एक्सट्रीम पॉइंट का भी कुछ फर्क पड़ता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैव सम इफेक्ट, इसको भी समझ लेते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट को रोकें एक बार, एक्सट्रीम पॉइंट देख लें बाद में, क्या चलो देख लो, छोड़ो एक्सट्रीम पॉइंट भी देख लो, क्यों छोड़े अपन यहाँ पे। एक पॉइंट आ गया सर एक और एक्सट्रीम पॉइंट्स का। एक्सट्रीम पॉइंट्स का लोग मतलब निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 6 8 9, तो एक्सट्रीम पॉइंट का लोग मतलब निकालते हैं 9 और 2 नहीं। देखो जब डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो सीधी बात है एंड पॉइंट काम कर जाएंगे, लेकिन मान लो डेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है 8 6 9 5 2 3 4, तो मालिक इसमें क्या कहूंगा मैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स का 8 और 4 हो गए, द आंसर इज नो। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू जो उस पर पूरा प्रभाव डालती है। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब एक्सट्रीम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू तो सबसे बड़ी वैल्यू। मान लीजिए आपने सबसे बड़ी वैल्यू को हटा दिया तो एवरेज में फर्क पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबको फर्क पड़ता है, सिर्फ मीडियन को फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पता है एक्सट्रीम वैल्यू से इसीलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मीडियन तो सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके चलता ही नहीं, वो तो सिर्फ मिडिल की 2-3 वैल्यू को उठाता है, सिर्फ मिडिल की 2-3 वैल्यू को उठाता है, ठीक है, इसलिए उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो मालिक यहाँ पे मैं कहूंगा एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रभाव रहता है और कुछ थोड़ा सा प्रभाव रहता है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहता। सबसे बड़ी वैल्यू को हटा दिया आपने तो एवरेज बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा एवरेज में। मान लीजिए आ रहा था 5 तो आएगा 4.8, सबसे छोटी वैल्यू को हटा दिया तो आ रहा था 5 तो आएगा 5.2, ऐसा। तो मालिक दिस इज ऑल अबाउट द मीन। अब आप यदि मीन को देखना चाहते हो मेरे नजर से देखो एक बार। सर मैं समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं लेकिन आपको पूरी चीज समझा रहा हूं, आपको पूरे थ्योरी को समझा रहा हूं, मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूं आपको, इसलिए मुझे समय दे दो। हो सकता है मेरी एक्सपेक्टेशन 1 घंटे की थी, 45 मिनट्स पर 2 घंटे लग जाए, पर मालिक देना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा थ्योरी कवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, और ये थ्योरी आप अकेले बैठे कभी कवर नहीं करोगे। प्लीज गिव मी टाइम, मैं करवा दूंगा आप लोगों को, मैं पूरा करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ओके। और देखिए मीन और एमओसीटी में ही थोड़ा टाइम लगना था, बाकी में टाइम कम लगेगा। सर अब इसको भी 30 सेकंड दे रहा हूं, देखिए फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे, लीजिए। हो गया मालिक? आइए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मीडियन। आइए नाउ लेट्स बिगिन विद द मीडियन। दोस्तों हमने हमारा मीन खत्म कर लिया, एमओसीटी की थ्योरी कवर कर ली और हमने मीन की थ्योरी कवर कर ली। आइए अब अगले चार्ट को समझने से पहले मैं उसका भी एक माइंड मेकअप आपको कर लेता हूँ। मीडियन, चलिए बस यही एक टाइम है जो थोड़ा सा ले लेगा, ठीक है 10 मिनट लेगा ये, इसके बाद हम मॉड और बाकी चीज़ों को फटाफट घसीट लेंगे फिर, ठीक है कुछ ज़्यादा बात नहीं रहेगी। आइए सर इस पर भी कुछ चर्चा कर लीजिए। दोस्तों ये हम सभी को पता है कि मीडियन जो कैलकुलेट करता है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करता है, पूरे ऑब्जर्वेशन की सबसे सेंटर की वैल्यू। अच्छा लेकिन फिर भी सर सेंट्रल वैल्यू के लिए मीन अच्छा क्यों है? क्योंकि मालिक मैंने वहां पे सारे ऑब्जर्वेशंस का वो यूज होता है, यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन कंसिडर नहीं होते। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात इसमें याद रखिएगा, मीडियन मीडियन जो होता है वो एएम और मॉड के बीच पर आता है। मीडियन जो मीडियन होता है वो एएम और मॉड के बीच में आता है। सर ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है क्या सर कि ये हमेशा इससे मीन से बड़ा होगा मीडियन? ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ये बड़ा है, ये ऐसा भी हो सकता है एएम इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड, ये ऐसा हो सकता है मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन एएम, लेकिन ये दोनों ही केस में इनके बीच में आएगा, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल ये मत निकालना कि एएम बड़ा होता है फिर मीडियन बड़ा होता है फिर मॉड बड़ा होता है। मालिक ये भी हो सकता है, मॉड भी बड़ा हो सकता है, मीडियन बड़ा हो सकता है, फिर उससे छोटा एएम हो सकता है, ये भी हो सकता है। अरे ये भी हो सकता है कि एएम इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड, ये भी हो सकता है। हाँ लेकिन हमेशा हर केस में यहाँ तो इक्वल हो गई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों ही केस में ये किस में आता है? दोनों के बीच में आता है। तो मीडियन लाता है बीच में किसके? एएम और मॉड के। अच्छा ये कब ऐसा होता है सर? ये लिखवा दूंगा मैं, अभी आपको इसका टेंशन लेना मत, ठीक है वो भी थ्योरी का पार्ट बना के उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये बेस्ट मेथड है। अरे सर अभी तो आपने कहा बेस्ट मेथड है, एएम है। एक वर्ड समझो, ये बहुत बड़ी विडंबना हो रखी है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड, यदि कोई कंडीशन ना लगाए कि भाई इस केस में कौन सा बेस्ट है, उस केस में कौन सा बेस्ट है, तो आप समझना यूजुअली
हमारा एएम मीन, अर्थमेटिक मीन इज द बेस्ट मेथड। यूजुअली अर्थमेटिक मीन इज द बेस्ट मेथड। सारे रीजन बताया मैंने, ये बेस्ट मेथड होने के खिताब देने के लिए ये सुटेबल होता है, मोस्ट कॉमन यूज होता है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को ये कंसिडर करता है, सारी थ्योरी को लिंक करके मैंने आपको बताया। लेकिन मान लीजिए ओपन एंड इंटरवल है, ओपन एंड इंटरवल, ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन। सर ओपन एंड क्लासिफिकेशन में जब होता है तो उस टाइम पर मीडियन इज द बेस्ट मेथड। सर इसका भी रीजन दे दीजिए ताकि दिमाग से कभी निकले ना। ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब जब हमारे जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो इस तरीके से दे दे, लेस देन 500 से लेकर के यहां तक। लेकिन लेस देन 500 से कितना नीचे बताए ना। सर मीडियन को भी सारे ऑब्जर्वेशंस कंसीडर करने रहते हैं, सर मीन सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करता है। तो लेकिन जब आपने लेस देन 500 लिख दिया तो ऑब्जर्वेशन तो कितने भी हो सकते हैं, तो वहां पे हमारा मीन वाला मेथड फेल हो गया। इस वजह से मालिक मीडियन इज द बेस्ट मेथड। इस केस में हमें तो सिर्फ सेंटर की वैल्यू से मतलब है, एक्सट्रीम वैल्यू को कंसीडर करना ही नहीं हमें यहां पे। That's why in case of open end classification median is the best method। यदि ये वाली कंडीशन ना लगा जाए ओपन एंड क्लासिफिकेशन वाली तो यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, अभी पॉइंट क्लियरिटी एकदम दिमाग में है पूरी? यस सर। आइए अगला बुलेट सुनिए। इवन नंबर के केस में, सर इवन नंबर मतलब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में, सर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन 2 3 4 1 2 3 4 5 6। सर 6 ऑब्जर्वेशन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सर हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं? n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है सर, n+1 6+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, दैट इज अल्टीमेटली 7/2 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 3.5 ऑब्जर्वेशन। सर अल्टीमेटली 3.5 मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं सेंटर की दो वैल्यू का, सर हमने प्रैक्टिकली क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 टाइम्स आगे वाला ऑब्जर्वेशन माइनस पीछे वाला ऑब्जर्वेशन, ऐसा करते थे हम लोग। अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं क्या सर, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में हम मिडिल की दो वैल्यू का एवरेज तो लेते हैं और क्या करते हैं, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में हम मिडिल की दो ऑब्जर्वेशन का एवरेज तो लेते हैं। वही तो कर रहे हैं हम, मिडिल की दो नंबर के एवरेज ले रहे हैं। यस, तो इवन नंबर के केस में ये कुछ और नहीं होता, ये हमारा बस क्या हो जाता है, एवरेज ऑफ, सिंपल एवरेज ऑफ सेंटर की मिडिल वैल्यूज। हाँ सर ये तो लॉजिकली हम प्रैक्टिकली करते थे, प्रैक्टिकल कम थ्योरी का पार्ट है, उसी प्रैक्टिकल पार्ट को थ्योरी में कन्वर्ट करके पूछ लिया। ठीक है सर, आइए सर इस पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किस पर, मीडियन पर, अल्टीमेटली मीडियन पर, पार्टीशन वैल्यू पर। मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू और सेम थिंग मैं पहले भी कह चुका हूं। यस सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करते हैं। सर अब इस पर दो चीजें होती हैं सर, या तो हमारा मीडियन बनता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, n+1/2 निकालते हैं। सर इसके करस्पॉन्डिंग, इस नंबर के करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव, इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में चेक करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन बनता है। सर ये होता है जब कंटिन्यूस सीरीज नहीं होती, लेकिन जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब जब क्लास इंटरवल के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी, मतलब कंटिन्यूस सीरीज दी हो, तो उस केस में हम करते हैं यहाँ पे n/2 निकालते हैं, n/2, और इसको हम चेक करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो बैठा रहता है जो वैल्यू, वो हमारा बन जाता है मीडियन। हाँ सर, ये वाली बातें आपने की हुई है, ये भी प्रैक्टिकल कम थ्योरी, मैंने एक बार प्रैक्टिकल आपको डिस्कस कर दिया, क्योंकि मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा कैसे पूछेगा थ्योरी। ठीक है सर, एक चीज याद रखिएगा, ओजीव हम जो पढ़ते हैं वहां पे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ओजीव हेल्प अस टू कंप्यूट द मीडियन। ओजीव की हेल्प से भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, ओजीव की हेल्प से भी हम मीडियन या तो कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकाल सकते हैं। पार्टीशन वैल्यू में परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल तीनों आते हैं। याद रखिए हर वो चीज जो मीडियन के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, ये पूरी की पूरी पार्टीशन वैल्यू के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, इसको अलग से दिमाग मत लगाना। पार्टीशन वैल्यू और मीडियन के लिए थ्योरी लेवल पे कोई चेंजेस नहीं है, ये दोनों एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही पिताजी के पुत्र हैं, दैट इज पार्टीशन वैल्यू के पुत्र हैं सारे के सारे। ठीक है सर, ओके सर, इसके बाद ये मैं मिटा दूं एक बार, ये मिटा दूं मैं, हाँ सर ये मिटा लीजिए एक बार। ठीक है सर, ये हो गई पूरी बेसिक प्रैक्टिकल कम थ्योरी की बात। अब इसके अलावा सर कुछ अलग रेसिडुअल बातें हम कर लेते हैं। सुनिए, सबसे पहली बात ये पोजिशनल एवरेज है। ये कैसा हमारा पोजिशनल एवरेज। सर इसे पोजिशनल एवरेज क्यों कह रहे हैं आप? देखिए जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो मैं लिखता हूं n+1/2 ऑब्जर्वेशन। मैं ये नहीं कर रहा n+1/2 टर्म जो, सॉरी n+1/2 जो चीज आई है वही, मान लीजिए 3.5 आया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3.5 मीडियन है, मैं कह रहा हूं 3.5 प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति मीडियन है। तो मान लीजिए मुझे पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन पर बैठने वाला व्यक्ति मीडियन बनेगा।
ठीक है। तो मालिक ये क्या बता रहा है मुझे, ये मुझे बताता है पोजीशन, और उस पोजीशन पर बैठने वाला व्यक्ति मीडियन बनता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पोजीशनल एवरेज, इसे हम कहते हैं पोजीशनल एवरेज। ठीक है सर, ओके अब बात करते हैं यहाँ पे और कौन सी बात होता है दोस्तों। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन द 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सर एक्सट्रीम पॉइंट्स को इग्नोर करके बीच की वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेट करता है, 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन पर ही ये काम करता है, इस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हमारे से एक ऐसी बात हो सकती है, देखिए सेकंड क्वार्टाइल, यदि आप Q2 का फॉर्मूला लिखेंगे, Q1 Q2 Q3 Q2 का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हमारा n+1/4 आता है और k की जगह पे 2 आता है, तो ये कटने के बाद हमारा हो जाता है n+1/2 टर्म। तो मैं ये कह सकता हूं सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू मीडियन, कह सकता हूं ये सर, मैं कह सकता हूं। ऐसी बहुत सारी बातें निकल करके आ सकती हैं, जहां भी आपका आउटपुट n+1/2 टर्म बन जाए आप समझ जाइए वो चीज इक्वल है आपकी, वो चीज मीडियन के इक्वल है। ठीक है सर, सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए अब मैं इन सभी बातों को आपसे एक बार चार्ट से पढ़ाता हूं और आपके मीडियन की थ्योरी भी यहां पर होती है कवर अप। सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ इसमें एक थ्योरी को मैं याद रख करने के लिए कहूंगा, वो आपको थ्योरी याद करवा देता हूं, आइए सुनिए। ओके सर, सबसे पहली बात आप बताइए, मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन द अर्थमेटिक मीन एंड मॉड। मैंने पहली कह दिया या यह हमेशा अर्थमेटिक मीन और मॉड के बीच में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये मत निकालिए कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा फिर मीडियन बड़ा होगा फिर मॉड बड़ा होगा, दोनों चीज हो सकते हैं, मॉड बड़ा हो सकता है फिर मीडियन बड़ा हो सकता है फिर एम बड़ा हो सकता है। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट डन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के केस में जब लेस देन और मोर देन वाला क्लास इंटरवल लगा हो, उस केस में हमें एक्सट्रीम पॉइंट को इग्नोर करना है, और एक्सट्रीम पॉइंट को कंसीडर ना करने वाला एक ही हमारे पास पैरामीटर, मॉड छोड़ दो, मॉड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक ही फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास एमओसीटी है, वो है मीडियन। इसलिए ओपन एंड क्लासिफिकेशन के केस में बेस्ट मेजर हो जाता है हमारा मीडियन। समझा दिया आपको, समझा के याद करा दिया। बाकी यूजुअली कौन सा बेस्ट मेथड है, एएम। ठीक है सर, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में तुम बता दो, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में अल्टीमेटली क्या होता है, मिडिल के दो टर्म का सिंपल एवरेज होता है। 3.5 ऑब्जर्वेशन, अल्टीमेटली जो दो बीच में ऑब्जर्वेशन बैठे होंगे उनका आधा कर दो। हाँ सर, इवन नंबर ऑफ के सिंपल एवरेज हो जाता है ऑफ द मिडिल टू वैल्यूज। सर समझा दिया, इसमें क्या रट्टा क्या मारना है इसमें। मीडियन इज बेस्ड ऑन द 50% ऑफ द वैल्यू, इसमें कोई बात है करने की सर, सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। अब ये सर ये तो यहाँ का थ्योरी नहीं हो यहाँ की। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये नहीं पता है तो भी पता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू होती है करस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यदि सिंपल फ्रीक्वेंसी है, सिंपल फ्रीक्वेंसी मतलब कि क्लास इंटरवल नहीं, यहाँ पे ये डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज नहीं डिस्क्रीट सीरीज है। अच्छा, वही चीज आपकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में, ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब जब आपको कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई रहेगी तो उस केस में मीडियन क्या हो जाएगा, वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दोनों ही बातें मैंने अभी आपको बताई। यस सर, मैंने आपकी सारी बातें आपको बता दी। मुझे बताइए क्या ये चार्ट में, अच्छा इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज द साइज ऑफ, ये छोड़ दिए कुछ भी नहीं है, मैंने ऊपर बता दिया आपको वाला पॉइंट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऐड करिए, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करिए, यहाँ पर ऐड करिए, ओजिव gives us, also लिख लेना, also gives us मीडियन। ओजिव से भी हम मीडियन या तो कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मुझे बताइए, क्या अब ये चार्ट मुझे याद करने के लिए कोई समस्या है? ये चार्ट आपको कुछ भी याद नहीं करना, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ गए। अच्छा, मैंने पहले बता दिया था मीडियन हमारा जो होता है एक्सट्रीम वैल्यूज को, कोई पार्टीशन वैल्यू जो पोजिशनल एवरेज होते हैं, जो पोजिशनल एवरेज सारे ऑब्जर्वेशन को लेते ही नहीं। जब तुम सारे ऑब्जर्वेशन को लेते नहीं, तुम्हें एक्सट्रीम पॉइंट से क्या घंटा फर्क पड़ेगा? तो मालिक आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। ये पॉइंट भी लॉजिकली समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पे दिमाग बैठा लो, सिर्फ मीडियन का मतलब मैं कह रहा हूं जो प्रॉपर्टी मीडियन के लिए एप्लीकेबल है, जो थ्योरी में कह रहा हूं वो सभी की सभी पार्टीशन वैल्यू पे एप्लीकेबल है। अल्टीमेटली बता दो, पार्टीशन वैल्यू के ही पुत्र हैं मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल। तो हम ये सारी थ्योरी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, ये एप्लीकेबल है हमारे पार्टीशन वैल्यू के लिए, लेकिन एग्जाम में मीडियन वर्ड से पूछेगा, सब कुछ मीडियन वर्ड से पूछेगा आपके लिए। ठीक है, तो मालिक इट इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। अच्छा, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू मालिक मैं बोल रहा हूँ, ये क्वार्टाइल के लिए नहीं है, क्वार्टाइल 4 गुना बांटता है, ये सिर्फ 2 भाग में बांटता है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वार्टाइल इज नोन एज मीडियन। हाँ भाई, सेकंड क्वार्टाइल निकालो तो मीडियन निकालो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, रैंक ऑफ द मीडियन इज, रैंक ऑफ द मीडियन मतलब ये पोजीशन बताता है, रैंक मतलब पोजीशन, रैंक का मतलब क्या होता है, किस स्थान पर बैठे हो आप क्लास में फर्स्ट रैंक लाते हैं, मतलब प्रथम स्थान पर बैठे हैं। मालिक n+1/2 जो निकल करके आता है, ये क्या बताता है आपको? अब ये उसकी पोजीशन बताता है, इसी पोजीशन को नाम क्या दे दिया इसने? रैंक बताता है वो उसकी। पॉइंट क्लियर है, ये भी समझा दिया मैंने आपको। सर इट इज नोन एज द पोजिशनल मेजर, यस इट इज द पोजिशनल मेजर, क्योंकि मुझे बताता है उस प्लेस पर बैठने वाला, किस प्लेस पर मीडियन बैठा है, मुझे ये निकलता है फॉर्मूले से। फॉर्मूले से डायरेक्टली मीडियन नहीं निकलता,
फॉर्मूले से हमेशा क्या निकलता है, प्लेस निकलती है, उस प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति मीडियन बनता है। इस वजह से ये हमारा पोजिशनल एवरेज है और 50 ऑब्जर्वेशन आर मीडियन, 50th ऑब्जर्वेशन, बीच 50th ऑब्जर्वेशन वही मीडियन होती है, दैट इज मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू। तो अल्टीमेटली मैंने आपको सारे लॉजिक्स क्लियर किए, ये आपको प्रैक्टिकल कम थ्योरी, पूरी थ्योरी मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल लिखवाया यहाँ पे और उन्हीं प्रैक्टिकल को मैंने आपको थ्योरी बना के समझा दिया। मैं आपको एक ही पॉइंट यहाँ मैं कहूंगा, आप याद रखिएगा, याद रखने लायक मुझे जो पॉइंट मिला आपको, एक तो पहला आपको याद रख दिया ओजीव्स हेल्प अस टू कंप्यूट द मीडियन, और दूसरा आप ये याद रखिए यदि कोई ग्राफ का सिंगल पीक पॉइंट है और ग्राफ आपका राइट साइड झुका हुआ है, सुनिए यदि आपका ग्राफ, सुनिए मैं एक बार बताता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें समझा देता हूं आपको एक बार, सुनिए ये पॉइंट थोड़ा समझना ट्रिकी है, सुनिएगा। देखिए जनरली ग्राफ यदि सिमेट्रिकल होता है तो ग्राफ ऐसा होता है कि उस लाइन की जितना ग्राफ इधर है उतना ही इधर है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में दो चीजें होती हैं सर, पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब ग्राफ जो है आपका थोड़ा राइट की तरफ झुका हुआ है, देखो, और सेंटर मान लीजिए, सेंटर कुछ यहां पर आएगा, सेंटर मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट बनाकर सेंटर यहां पे कुछ आता है इसका, ठीक है। लेकिन जो ये होता है हमारा क्या नाम है, लेफ्ट तरफ झुका हुआ मतलब ग्राफ यहां पे ज्यादा झुका हुआ है और इस तरफ राइट में कम है, ऐसा, ठीक है। तो हमारा सेंटर कुछ यहां पर आता है, ठीक है। ये भी एसिमेट्रिकल है, ये भी एसिमेट्रिकल है, ठीक है ना। राइटली स्क्यूड मतलब राइट की तरफ झुका हुआ, पॉजिटिव तरफ झुका हुआ है, लेफ्ट स्क्यूड मतलब नेगेटिव तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है। अच्छा, मॉडरेट है मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा सा इधर है थोड़ा सा उधर है, पर सेंटर पे नहीं है, मॉडरेट है, ना ज्यादा राइट ना ज्यादा लेफ्ट, इसका मतलब होता है मॉडरेट। समझा आपको स्क्यूनेस का मतलब, ठीक है। अब ये क्या चाह रहा है, एंड मॉडरेटली स्क्यूड टू राइट, बहुत ज्यादा राइट की तरफ नहीं है, थोड़ा सा राइट की तरफ ज्यादा है लेकिन, ठीक है। इट इज क्लोजर टू कॉन्सेंट्रेशन, इट इज क्लोजर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ मीडियन। मैं मालिक इस पॉइंट को प्रॉपरली अभी तक डिकोड नहीं कर पाया, ठीक है, अभी नहीं कर पाया, आने वाले दिनों में समझूंगा इसमें क्या है, ये कहना क्या चाहता है। ये मीडियन के केस में हाईएस्ट पीक पॉइंट मॉडरेटली टुवर्ड्स राइट, जो हमारी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो मीडियन की तरफ आ जाती है। अब इस बात को अब इस तरीके से याद रखिएगा। तो मैंने एक जस्ट लर्न इट वाले मैंने अभी एक पॉइंट डाला हुआ है, ठीक है, वो है ये वाला पॉइंट, जस्ट लर्न इट, ठीक है। मीडियन इज यूज्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आर स्टडिंग एट वेरिंग लेवल, जब वेरिएशन कम होता है तब मीन यूज करते हैं, और जब वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है डेटा पे, मतलब 1.5 है, 1.50 है, 100 है, 300 है, मतलब बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं उनके बीच में, तो मालिक हम मीडियन यूज करते हैं। क्यों मीडियन यूज करते हैं, अरे भैया एक्सट्रीम पॉइंट वैसे इग्नोर हो जाते हैं, तो जब बहुत ज्यादा वेरिंग लेवल पे पैटर्न है डेटा के बीच में तो मीडियन यूज कर लो, और वेरिएशन कम है तो मीन यूज कर लो, ठीक है। ये पॉइंट तो ऊपर ही कवर कर लिया था अपन ने, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल, अच्छा ये कहना चाहता है आपको यहाँ पे, मान लीजिए जो मीडियन होता है, मान लीजिए आपका मीडियन आया, तो जितने ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए टोटल 10 ऑब्जर्वेशन थे, तो 5 ऑब्जर्वेशन छोटे वाले यहां पर होंगे और 5 बड़े वाले ऑब्जर्वेशन यहां पर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि मीडियन के राइट हैंड साइड में जितने छोटे ऑब्जर्वेशन होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू नहीं कह रहा, यदि यहां 5 व्यक्ति बैठे हैं तो मीडियन के इधर भी 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर मतलब व्यक्ति, कितने लोग, द नंबर ऑफ व्यक्ति स्मॉलर देन द मीडियन इज द सेम एज द नंबर ऑफ लार्जर देन इट, मीडियन के इधर ही 5 लोग हैं, मीडियन के उधर ही 5 लोग हैं, सेम लोग होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीडियन। मुझे बताइए मीडियन अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहा। अब मैं आपको एक बार कुछ कॉमन पॉइंट्स पूछूं, मैं कॉमन पॉइंट्स को मैंने चार्ट बनाया, कंपैरेटिव चार्ट, कि भैया ये मुझे बताइए पहले आप लोग, क्या एक्सट्रीम पॉइंट से फर्क पड़ता है? बोलोगे सर एक्सट्रीम पॉइंट से पोजिशनल एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मीडियन को फर्क पड़ता है ना मॉड को, बाकी सबको फर्क पड़ता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मैंने एक साथ ही कवर कर दिया, भैया सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में मीन को थोड़ा फर्क पड़ता है, बाकी सबको इससे ज्यादा फर्क पड़ता है, उसको थोड़ा सम फर्क पड़ता है, बाकी सबको फर्क पड़ता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन सबको फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे कम फर्क मीन को पड़ता है, ठीक है, डन। तो मालिक वी आर डन विद द मीडियन, वी आर डन विद द मीन, वी आर डन विद द एमओसीटी। आइए अब छोटा सा पॉइंट होता है पार्टीशन वैल्यू। इस पार्टीशन वैल्यू को मैंने इस तरीके से इसलिए डिजाइन किया, मैंने पहले ही कह दिया कि लगभग चीजें मीडियन जैसी होती हैं, क्योंकि सबकी एक ही पुत्र हैं और सबके पिताजी पार्टीशन वैल्यू हैं। अल्टीमेटली मीडियन इज अ पार्ट ऑफ द पार्टीशन वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली मीडियन में बहुत आते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग से बना के डाला थ्योरी पे। अब इसको मैं कवर अप करता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने इसमें इस थ्योरी को 3 रूप में बांटा है। पहली बात तो डेफिनेशन पर बेस्ड कितनी थ्योरी आती हैं, दूसरा ये रैंक पर बेस्ड थ्योरी बहुत पूछता है, रैंक पर बेस्ड थ्योरी बहुत पूछता है, रैंक निकालिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तीसरा मालिक अल्टीमेटली एक फॉर्मूला बना दिया, ये फॉर्मूला, ये देखिए ये फॉर्मूला आपकी पूरी 100 पेज की थ्योरी को कवर करता है, मतलब 100 पेज ज्यादा बोल दिए मैंने, मतलब 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक पर दिए हुए हैं। ये रहा वो फॉर्मूला जो आपके 10-15 क्वेश्चन को अपन में कट कर देंगे, एज इट इज कट कर देंगे, ये आपका 10-15 क्वेश्चन को कवर अप कर लेगा, आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक को 10-15 क्वेश्चन को, मार्क्स नहीं, 10-15 क्वेश्चन को कवर अप कर लेगा। आइए इसको बस 5 मिनट और देख लेते हैं, फिर मोड पे शिफ्ट करेंगे। इसको टाइम नहीं देना है, इसको टाइम नहीं देना है, ये इजी है, इसको टाइम मत दो। आओ देखते हैं एक बार, सुनो। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि सर आपने सब कुछ मैंने समझा दिया, एक ही पॉइंट अभी तक लर्न करने का है, वो मीडियन वाला,
ठीक है, क्योंकि मैं उसको तो ज़्यादा डिकोड नहीं कर पाया अभी तक, ठीक है, टाइम देता तो भी डिकोड हो जाता, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इधर अपन अपनी तरफ, इधर आइए, सुनिए दोस्तों, एक बार क्वार्टाइल के दर्शन करो। सर क्वार्टाइल मतलब ऐसी वस्तु जो किसी भी चीज को 4 भाग में बांटे। किसी चीज को 4 भाग में काटने के लिए हम वहां पे कितनी डंडी मारते हैं? सर हम वहां पे डंडी मारते हैं 3, 1 2 3। सर इसलिए 3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1 Q2 Q3, क्योंकि 3 डंडी मारने से चीजें 4 भाग में कट जाती हैं। सर कहने का तात्पर्य यह है कि अल्टीमेटली सर ये तो बीच की वैल्यू है, तो इसे ही हम मीडियन कहते हैं, इसीलिए आपने कह दिया कि मीडियन इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टाइल। सर सेकंड क्वार्टर के इधर 50% ऑब्जर्वेशन है, इधर 50% ऑब्जर्वेशन है। सर 50% ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर भी n/2 ऑब्जर्वेशन है, इसके इधर भी n/2 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, यदि इसके इधर मैं बोलूं Q1, सर इसे हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, इसे हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, इसे हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल, इसे हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। ऊपर की क्वार्टाइल उसको कहते हैं नीचे की क्वार्टाइल। सर क्वार्टाइल के लोअर क्वार्टाइल के इधर n/4 ऑब्जर्वेशन होते हैं। सर अपर क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल के बीच में सर n/4 ऑब्जर्वेशन होते हैं। सर सेकंड क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के बीच में n/4 ऑब्जर्वेशन होते हैं, और इसके इधर भी n/4 ऑब्जर्वेशन होते हैं। मतलब 25% 25% 25% करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पर होता है। सर इस चीज को कितने भी तरीके से पूछ ले, तू बात याद रखना भाई बात, और ये सारी बात डेफिनेशन के अंदर ही छुपी हुई है। आइए अब देखते हैं इसको। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ओजिव यूजिंग ओजिव। यस सर, ओजिव ग्राफ का यूज करके हम इसे बना सकते हैं, ये मैंने आपको मीडियन पे ही समझा दिया। क्वार्टाइल्स आर डिवाइड द नंबर ऑफ इन 4 इक्वल भाग में बांटते, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर लोअर क्वार्टाइल को हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, और अपर क्वार्टाइल होती है थर्ड क्वार्टाइल। मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल को क्या कहते हैं? लोअर क्वार्टाइल, और थर्ड क्वार्टाइल को कहते हैं अपर क्वार्टाइल। ये सर हमारा हो गया। सर अब देखिए यहां पर मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स का एक अहम है, इस बॉक्स की एक अहमियत है। ये मालिक अब अलग अलग तरीके से एक ही चीज को पूछ रहा है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरह। एक पढ़ो, बाकी रीड करो, समझ लो, अरे यार तू कुछ और भी पूछना, मुझे कोई टेंशन नहीं। देखो कैसे, अबव अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल के ऊपर मत Q3 के आगे द फ्रीक्वेंसी इज n/4, 25% ऑब्जर्वेशन होते हैं। अरे क्या 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 चार डालू इसका, ठीक है। लेस देन फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 के नीचे द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/4, n/4 25% ऑब्जर्वेशन होते हैं। अरे क्या आचार डालू इसका। बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टाइल, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टाइल मतलब कौन सा हो गया? ये वाला, ये वाला। कितने ऑब्जर्वेशन होते हैं? 25% ऑब्जर्वेशन होते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/4। अच्छा, यदि ये कहता n1 अपर और लोअर क्वार्टाइल के बीच में कितने होते हैं, तो मैं कहता n/4 प्लस n/4 दैट इज n/2, 50% n/2 ऑब्जर्वेशन होते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो ये होता कि पूछता, तो तुम्हें जब भी कुछ पूछेगा तो तुम यहां पे क्या करोगे? Q1 Q2 Q3 बना दोगे, फिर सोचोगे किसके बीच का क्या पूछा है। Q1 Q2 के पूछे पूछा है तो 25, इसके पीछे पूछा 25 है, दोनों के पीछे पूछा है तो 50। समझा क्या? सेकंड क्वार्टाइल के आगे कितना ऑब्जर्वेशन? 50%। सेकंड क्वार्टाइल के पीछे कितने ऑब्जर्वेशन? 50%। जो पूछ भाई, तू बना डायग्राम फिर देख, ये थ्योरी है क्या? ये तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कम थ्योरी, इसलिए तो नाम दिया इसको मैंने, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस अबव थिंग्स। क्वार्टाइल्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेंट्रल। अच्छा सुनिए, अब देखिए क्वार्टाइल ही एक ऐसी वस्तु है, देखना, जो हमारी सेंट्रल वैल्यू को निकालने के लिए यूज हो रही है, Q2, ठीक है। और यही चीज क्वार्टाइल डेविएशन के रूप में डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए भी हेल्प करती है। तो मालिक क्वार्टाइल आर यूज्ड टू कैलकुलेट बोथ द थिंग्स। यदि क्वार्टाइल यूज कर रहा है तो दोनों जगह के लिए यूज कर रहा है, और क्वार्टाइल वर्ड दोनों जगह पे यूज होता है। हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के लिए भी काम आता है और डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के लिए भी काम आता है। तो दोस्तों मैं कहूंगा दिस आर यूज टू कैलकुलेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी भी कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है, और डिस्पर्सन को भी कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है, क्वार्टाइल डेविएशन के रूप में प्रस्तुत होकर के। तो वहां पे बच्चे गलती ये करते हैं, सर क्वार्टाइल डेविएशन वर्ड थोड़ी ना यूज किया है, क्वार्टाइल वर्ड यूज किया ना, क्वार्टाइल वर्ड आता है वहां पे, मालिक डिस्पर्शन के भी यूज होता है। 3 क्वार्टाइल्स आर यूज्ड बाय बॉयल्स फॉर्मूला नहीं यूज होता, तो इसको लर्न में डालना था, मैंने गलती से यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। बॉयल इस फॉर्मूले में यूज होता है ये तीनों क्वार्टाइल, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। मुझे बताइए कि आपको इसमें कुछ भी याद करना था? बस ये डंडी बनाई और काम खत्म, ये डंडी बनाई और क्वार्टाइल की पूरा काम खत्म। क्या दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से ये डेसाइल और ये पढ़ लेंगे? 50th डेसाइल इज मीडियन, ये वाला बता दूंगा अभी मैं। 100% परसेंटाइल, ठीक है, इसे कर लेंगे आप लोग। अच्छा, अब आते हैं बी पार्ट पे, रैंक ऑफ पार्टीशन वैल्यू। रैंक ऑफ पार्टीशन वैल्यू दोस्तों आप सभी को पता है कि रैंक होता है मतलब वो पोजीशन, जिस पोजीशन, वो पोजीशन निकालने वाली बात होती है। तो दोस्तों क्वार्टाइल की क्या होती है? Kn/4 रैंक निकालना रहा तो। अच्छा, क्वार्टाइल के बाद क्या आता है? डेसाइल, और फिर आता है परसेंटाइल। डेसाइल की क्या होती है? Kn/10, और इसकी होती है Kn/100। यदि वो आपसे पूछ लेगा बताइए सेकंड रैंक ऑफ द सेकंड क्वार्टाइल, तो n की जगह पुट कर देंगे 2, तो 2k/4 दैट इज k/2।
थर्ड क्वार्टाइल तो k की जगह पुट कर देंगे 3k/4, ठीक है सर। 10th डेसाइल 10k/10, तो इस तरीके से निकालना। अब ये देखिए, ये पूछता है करस्पॉन्डिंग टू केथ क्वार्टाइल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज kn/4, करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्वार्टाइल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज करस्पॉन्डिंग। ये रहे एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स को पूछेगा आपसे, तो आपको बस क्या याद रखना है, kn/4, यहाँ पे क्या होगा kn/10, यहाँ पे क्या होगा kn/100। यदि आपसे करस्पॉन्डिंग टू केट क्वार्टाइल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी पूछेगा, ये तो रैंक पूछेगा, तो आपको बस यहाँ पर पुट करना है। ये देखिए मैंने हेडिंग दे दी है, थ्योरी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेगा वो आपसे, या तो फॉर्मूले पुट करके बताइए Q1 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, सेकंड क्वार्टाइल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, अरे थर्ड डेसाइल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी kn/10, k की जगह पुट कर दो 3k/10 इज द आंसर। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो गया। अब देखिए सी पार्ट, पार्टीशन वैल्यू पर थ्योरी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कवरेज। ये बात बड़ी आसान, देखिए कैसे पूछेगा वो, मुझे बताओ एक Q1 एक क्वार्टाइल कितना परसेंटेज कंटेन करता है, 25%। Q1 इज इक्वल्स टू क्या मैं, और एक परसेंटाइल P1, एक परसेंटाइल कितना कैलकुलेट करता है 1%। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या Q1 इज इक्वल्स टू P25? हाँ सर, 25%, और Q1 के अंदर भी 25 पर ऑब्जर्वेशन है, इसके अंदर भी 25 ऑब्जर्वेशन सेम है क्या? यस। तो आपसे क्या करेगा, वन क्वार्टाइल, ये हमें सब पता है। यूजिंग दिस अबव इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट कि जो भी वैल्यू आपको LHS इक्वल टू RHS देगी वो ऑप्शन राइट है। अब देखिए कैसा, 20th परसेंटाइल मतलब 20 ऑब्जर्वेशन, और इज इक्वल टू सेकंड डेसाइल मतलब एक डेसाइल में 10 ऑब्जर्वेशन, तो दो डेसाइल में 20 ऑब्जर्वेशन, ये भी 20 ऑब्जर्वेशन कंटेन कर रहा है, ये भी 20 ऑब्जर्वेशन कंटेन कर रहा है, तो ये हो जाएंगे इक्वल। 25 परसेंटाइल इज इक्वल टू 1 क्वार्टाइल, जो मैंने आपको बताया दिस इज इक्वल। तो इस तरीके से वो आपसे कुछ बनवा लेगा, कुछ भी बनवा लेगा आपसे। तो आपको बस यह याद रखना है, जो भी चीज आपको LHS इक्वल टू RHS करके देगी ऑब्जर्वेशंस के टर्म्स में, वो चीज इक्वल होती है। तो आप बस इस बात को याद रखिए, बाकी ये वाले तो आपके लिए ये क्वेश्चंस के रूप में आ जाएं, ये आपके लिए कोई काम के नहीं होते। ये तो आपका ये है, आपका एम्पेरिकल रूल है, आपको याद रखना चाहिए बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के रूप में आ जाए, अब ये क्वेश्चंस के रूप में आ जाए, इनको आपको नहीं करना, ये आपको नहीं करना, ये आपको नहीं करना, आपको मैंने पूरा आपके दिमाग में बैठा दिया है। सो वी आर डन विद द मीडियन, वी आर डन विद द पार्टीशन वैल्यू, वी आर डन विद द मीन, वी आर डन विद द MOCT थ्योरी एज वेल। अब इस चैप्टर की ढलान शुरू, 10 मिनट में चैप्टर खत्म। दोस्तों एक बार देख लो, इतना एक बार देख लो। मैं पता है तुमको देखने का यहाँ पे टाइम क्यों दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एग्जाम के वक्त अभी देखो, अभी दिमाग में बैठाओ, सब खत्म करो, ठीक है। लीजिए देखिए एक बार इसको, जितना अपन ने अब तक पढ़ा एक बार देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर अपने समापन की ओर पे है, अब ये थ्योरी अपनी समाप्त होने की कगार पे है। देखिए मीडियन एक बार और देख लीजिए। चलिए मालिक मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। अब हम मॉड शुरू करने जा रहे हैं, मॉड अब सिंगल शॉट में पूरा खत्म करेंगे विदाउट एनी सेकंड ऑफ ब्रेक। चलिए मैंने आपको 10-10 सेकंड का बीच में दिया समय, आपने देख लिया होगा उस टाइम पे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर थिंग दैट इज मॉड। आइए मॉड के चार्ट को अब एक काम करते हैं, इसको मुझे ज़रूरत है, मैं मिटा लूँ इसे, एक मिनट रुक जाइए। चार्ट्स हमारे हाथ के लिखे हुए भी इधर उधर क्यों हूँ, कहाँ था हमारा ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट हमारा खत्म हुआ था यहाँ पे। चलिए मॉड, आइए मॉड में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत ही नई हैं, देखिएगा सुनिए। आइए मॉड पर पहले चर्चा कर लें। हाँ सर, मॉड पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात मॉड पर आपको जो ध्यान रखनी है, मॉड के लिए कोई भी मॉड यूनिकली डिफाइंड नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला मॉड के लिए नहीं है। बस कह दिया ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा बार आती है, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज द मॉड। पर क्या मैथमेटिकल कोई नो मैथमेटिकल फॉर्मूला, नो मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैं इसलिए घिसटा हुआ लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से लिख के दिया हुआ है आपको पूरा, ठीक है, समझाने के लिए। दूसरी बात, कोई यूनिकली डिफाइंड नहीं, नॉट यूनिकली डिफाइंड। क्या यूनिकली डिफाइंड है? यूनिकली डिफाइंड नहीं है, ये यूनिकली डिफाइंड नहीं है ये। अच्छा और बात सर, जिस पर हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, मॉडल क्लास निकाल, क्यों कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में सर हम मॉडल क्लास निकालते हैं, फिर मॉडल क्लास का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, मॉडल क्लास निकालना पड़ता है हमें, मॉडल क्लास, ठीक है सर। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आपको करवा रहा हूं। यदि मान लीजिए कोई शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कोई शूज का मैन्युफैक्चरर है जो जूते बनाता है, या तो वो कोई रीसेल शॉप वाला है, रीसेल शॉप वाला है जो शूज जूते बेचता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट
उसको हमारे स्टॉकिंग करना है, उसको स्टॉक अपना एक्यूमुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेजर कौन सा रहेगा ये पता करने के लिए कि मैं कौन से डिफरेंट डिफरेंट साइज के शूज आते हैं, तो कौन सा साइज का शूज मेरे लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। मतलब यदि मैं दुकान में रखूं तो कौन से साइज का जूता सबसे ज्यादा रखूं, कब से सबसे ज्यादा बिक्री किसकी होगी। यदि मान लीजिए उसको ये एवरेज निकालना है कि कौन सा जूता ऐसा रहेगा, तो मीन मेथड या लगाए कि मेथड लगाए, मॉड लगाए कि मीडियन लगाए, तो मालिक मैं कहता हूं मॉड लगाए। क्यों? उसके लेवल पे सोचिए, वो वाला जूता रखना पसंद करेगा जिसकी बिक्री सबसे ज्यादा है, तो जोन से साइज का जूता सबसे ज्यादा बिकता है वो पता करने के लिए क्या लगाएगा, मॉड लगाएगा। तो मालिक ऐसा एग्जांपल एक बार आया था, एक शू मैन्युफैक्चरर और एक जूता बेचने कंपनी रीसेल शॉप वाला, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा, तो मालिक मैं कहूंगा मॉड रहेगा, क्योंकि उसे ये पता कर रहा है कि कौन से नंबर का जूता सबसे ज्यादा बिकता है। ठीक है, ओके सर। सर इसका मतलब होता है जो ऐसी चीज जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार आती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें मैं आपको कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। एक मालिक मैंने आपके लिए एक नई चीज लेकर के आया हूं मैं, अभी इसमें मैंने हाल ही में रिसर्च ऐड करी है, आइए इसको लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं, सुनिए। सर एक बात बताइए, प्लीज सुनना, इसको मैं दिमाग में बैठा देता हूं, आपके दिमाग में बैठा देता हूं ताकि आपके दिमाग से कभी ना निकले। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वल, इक्वल एंड अनइक्वल, अनइक्वल विड्थ दोनों के लिए काम करेगा, दोनों के लिए काम करेगा। सुनिए कैसे दोस्तों, यदि हम लोग मॉडल क्लास जब कंटिन्यूअस सीरीज होती है, तो कंटिन्यूअस सीरीज से क्वेश्चन तो आता नहीं, लेकिन थ्योरी पॉइंट कवर अप कर रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको वर्क बुक में करवाया हुआ है। कंटिन्यूअस सीरीज आती है तो कंटिन्यूअस सीरीज हम मॉडल क्लास निकालते हैं। सर यदि इक्वल क्लास इंटरवल है, विड्थ दोनों के बीच का इंटरवल जो है विड्थ का उसमें इक्वल है, गैप इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अनइक्वल गैप है तो क्या तब भी हम मॉड निकाल सकते हैं क्या? सर जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, सुनिए, मान लीजिए विड्थ ऐसा एग्जांपल लेते हैं, चाहो तो कहीं लिख सकते हो, सुनना, 10 से लेकर के 15, फिर 15 से लेकर के 18, ऊपर गैप है 5 का, नीचे गैप हो गया 3 का, फिर 18 से लेकर के 25, फिर 25 से लेकर के 29, फिर 29 से लेकर के यहां पे आ गया आपका, सॉरी 25 से लेकर के 29, फिर आ गया आपका यहां पे, फिर आ गया आपका यहां पे 30 से लेकर के 32, ओह सॉरी, फिर आपका आ गया यहां पे 30 से लेकर के 32। सुनिए, इनकी फ्रीक्वेंसी देके रखी है, यहां पर फ्रीक्वेंसी 5, 9, 35, ठीक है, यहां पर है आपकी 16, ठीक है, ये है 4, ठीक है। सर ये बात तो पता होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं मॉड। लेकिन सर यहाँ पे क्लास, यहाँ पे जब अनइक्वल गैप है, यहाँ पे गैपिंग बराबर की नहीं है, तो क्या तब भी हम मॉड निकाल सकते हैं क्या? तो मैं कहना चाहता हूँ यस, हम मॉड निकाल सकते हैं। लेकिन मालिक बता दो, हमारा जो नॉर्मल तरीका होता है, नॉर्मल तरीका से दूसरा तरीका यूज होता है, यहाँ पे तरीका दूसरा यूज होता है। एक बार मैं तरीका को डिस्कस करना चाहूँ तो कर लेता हूँ। सर हम लोग यहाँ पे करते हैं, डिफरेंस को निकालते हैं, जो विड्थ है ना, इनकी विड्थ की डिफरेंस को निकालते हैं। डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? 5, 3, 7, 4, ठीक है, यहां पे आ गया आपका 2। सर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहां पे निकालते हैं हाइट, निकालते हैं, यहां पे हम निकालते हैं क्या है, हाइट। हाइट कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं डिफरेंस से, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं हम डिफरेंस से। 5 डिवाइड बाय 5, 5, यहां पे आ गया 3, 5, 4, 2, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाइट सबसे ज्यादा वो बनता है हमारा मॉडल क्लास, ये हमारा बनता है मॉडल क्लास। दोस्तों मैं कहना ही चाहता हूं, यदि हमारे बीच में यहाँ पे विड्थ जो है, यदि विड्थ इनके बीच में अनइक्वल है, तो भी मॉड को निकाला जा सकता है। बस मॉडल क्लास को निकालने का तरीका देखिए, हाइट वाला आ गया। ये वाला तरीका जनरली डिस्कस नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पर मैंने एक प्रैक्टिकल रूप में आपको समझाया। अल्टीमेटली मैं आपको थ्योरी दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि यदि गैपिंग उनके बीच में इक्वल है, तो कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं आपके दिमाग में, इक्वल में तो निकाल ही सकते हैं। मालिक अनइक्वल विड्थ में भी हम मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए सर, सारे पॉइंट कवर अप हो गए, आइए देखें। अच्छा तुम बताओ, क्या इसको एक्सट्रीम पॉइंट से फर्क पड़ता है क्या? सब पोजिशनल है ये भी, इसमें सारे पॉइंट्स कंसिडर नहीं होते, ना मीडियन को फर्क पड़ता है, ना मॉड को फर्क पड़ता है। आइए अब शुरू करें। सर इट इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, कवर्ड है, यस सर। सर द वैल्यू ऑकर्स, जो सबसे ज्यादा बार आती है उसको कहते हैं मॉड, ये सर डेफिनेशन है। सर व्हेन द वैल्यूज ऑकर विद द फ्रीक्वेंसी देयर इज नो मॉड। अच्छा सर यदि सब कुछ बराबर बराबर आ रहा है, 5 5, 2 2, 3 3, 4 4, कोई मॉड ही नहीं है यहाँ पे। ऑल द ऑब्जर्वेशन व्हेन ऑकर्स सेम नंबर ऑफ टाइम्स देयर इज नो मॉड, कोई हाईएस्ट पॉइंट नहीं है यहाँ पे, यस देयर इज नो मॉड, ठीक है। सर मॉड कैन नॉट बी ट्रीटेड एल्जेब्रिकली, सर इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, यस इट इज डन। सर द क्लास, जो क्लास होती है जहां मॉड रहता है, जिसमें मॉड बिलोंग करता है कंटिन्यूअस सीरीज, उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास, ये सर अभी हमने कवर अप कर लिया। सर फॉर कैलकुलेटिंग मॉड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता है कंटिन्यूअस सीरीज केस में। अच्छा यहां मेन देखिए एग्जांपल डाला है मैंने, फॉर ऑर्डरिंग शूज ऑफ द वेरियस साइज
रीसेल मॉडल साइज विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। जिसको पता करना है कि मैं कौन सा जूता सबसे ज्यादा मेंटेन करूं, ये तो मैन्युफैक्चर होता है कि मैं कौन सा जूता सबसे ज्यादा बनाऊं, तो जो सबसे ज्यादा साइज का जूता बिकता है, नंबर्स जिससे ज्यादा बिकते हैं वो बनाऊं। तो मालिक ये नहीं रहेगा कि मालिक एवरेज नहीं निकालेंगे पे, जो सबसे ज्यादा बिकता है वो बना, सीधी बात है। तो मालिक मॉडल विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया। काफी बच्चे इस क्वेश्चन पीछे रीजन मांगते थे, तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल रख के देखो अपने आप को वहां पे। चलिए, एक्सट्रीम वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं मॉड। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैं आपको दूसरी बार कह रहा हूँ, इसे भी आप लर्न करके जाइएगा, इसे आप लर्न करके जाइएगा। पहले नीचे वाला पॉइंट देखते हैं। The formula for the mod is applicable if the classes are equal या unequal, दोनों ही केस में काम करेगा, बस मॉडल क्लास को निकालने का फर्क पड़ जाता है। वहां विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल क्लास होता है। यदि मान लीजिए आपके विड्थ अलग अलग है, तो मैंने आपको तरीका बताया मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल विड्थ हो, दोनों ही केस में ये कारगर साबित होता है मॉड का फॉर्मूला। चलिए, ऊपर का एक पॉइंट देख लेते हैं। मॉड इज द वैल्यू of the variable at which the concentration of the observation is the dense। मतलब मैं ये पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट है, ठीक है, इसके आसपास भीड़ सबसे कम होगी, इसके आसपास भीड़ कम होगी। बाकी जो पूरी कंसंट्रेशन में जो पॉपुलेशन इसकी पूरी बटी हुई है, सबसे ज्यादा लोग हैं लेकिन भीड़ पूरी बाकी पूरी पॉपुलेशन पूरी बटी हुई है, इसके आसपास नहीं है वो, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा कम समझा पा रहा हूं मैं आपको, इसलिए इस पॉइंट को मैंने आपको लिख दिया, याद करके जाइए। दो पॉइंट आपको मुझे एक जैसे लगे, मैंने वो दो पॉइंट आपको याद करने कहा, जिसके लीजर रीजंस थोड़े से मैं कम बिल्ड कर पाया, थोड़ी रिसर्च में अपनी कम ऐड कर पाया वहां पे, ठीक है। आइए दोस्तों, यहाँ पे हमारा खत्म होता है मॉड और मॉड की छोटी मोटी बातें। आइए, पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है। जीएम पर और एचएम पर मैं आपको 3-4 पॉइंट्स स्टार्ट करवा देता हूँ, बाकी इस पर कोई भी ऐसे रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं बनते। ये हम सभी को पता है कि जीएम इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट व्हेन द फर्म, अच्छा मालिक ये देखिए यहाँ पे पॉइंट, ये वाला पॉइंट पहले पढ़िए। जीएम इज यूज्ड व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन इज रिक्वायर्ड। या तो मुझे रेट इंक्रीजिंग रेट चाहिए, ग्रोथ का रेट निकालना है, तो डिक्लाइन का रेट चाहिए। इसका मतलब यदि कोई ऐसी कंपनी है जब प्रॉफिट लॉस दोनों लगे हुए हैं, तो वहां पे जीएम काम ही नहीं करेगा, क्योंकि या तो ये ग्रोथ का रेट निकालेगा या तो डिक्लाइन का रेट निकालता है। यदि डिक्लाइन हो रहा है तो डिक्लाइन रेट निकाल देगा, ये ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ का रेट निकाल देगा। ये यदि कोई फर्म प्रॉफिट और लॉस दोनों एड्रेस कर रही है, तो वहां पे काम का कारगर साबित नहीं होता। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन, ठीक है। इसी वजह से मालिक यदि फर्म कोई प्रॉफिट और लॉस दोनों एड्रेस कर रही है, तो जीएम को यूज ना किया जाए वहां पे, ठीक है सर। लिंक हो गया पूरा। जीएम इज डिफाइंड ओनली व्हेन, अच्छा सुनिए दोस्तों, log 0 भी अनडिफाइंड है, log 0 की वैल्यू नहीं होती, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे हमारा जो एचएम होता है, एचएम होता है एक्स, कोई भी 0 अपॉन कोई नंबर तो अनडिफाइंड होता है, कोई नंबर अपॉन 0 हो जाता है। ये देखिए एक मिनट सुनिए, यदि मान लीजिए 0 अपॉन कोई नंबर, देखिए यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 अपॉन 5 करूंगा कैलकुलेटर पे, ठीक है, सॉरी 5 डिवाइड बाय 0 करूंगा मैं यहाँ पे, तो एरर आ जाता है, सॉरी। देखिए यहाँ पे देखिए आप 0 अपॉन कोई भी नंबर तो 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन कोई नंबर डिवाइड बाय 0 हो जाता है तो मालिक ये हो जाता है हमारा इन्फिनिटी, दैट इज हो जाता है अनडिफाइंड, हमारे कैलकुलेटर में एरर आ जाता है। सुनिए, ठीक है, हमारा जो एचएम होता है ऑब्जर्वेशन, ये हमारा होता है 1 अपॉन x1। यदि कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 हो गया तो नीचे वाली वस्तु पूरी की पूरी अनडिफाइंड हो जाती है। और सर जो log 0 हो जाता है, ये भी नहीं पॉसिबल है बनाना। इसी वजह से यदि कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 हो गया तो जीएम और एचएम अनडिफाइंड हो जाते हैं, उन्हें निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा, log के ऊपर की जो ये वैल्यू होती है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए यदि कोई भी ऑब्जर्वेशन यदि आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो उस केस में भी हम जीएम को यूज नहीं कर पाते। तो ये बात को भी यहां पे लिख दिया गया है। ये प्रैक्टिकल बातें थी, इसको थ्योरी बना के लिख दिया इन्होंने। देखिए कैसे GM is useful, अच्छा GM and HM cannot be calculated if the any observation is 0, क्योंकि वो डिफाइंड मैथमेटिकली वो चीज अनडिफाइंड हो जाती है। अच्छा अगली बात, GM is useful, ये बात याद रखिएगा, GM is used, मैथमेटिकल यूज क्या है, ये रेशियोज को कैलकुलेट करने में यूज करता है, रेट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है और परसेंटेज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एवरेज रेशियोज, कौन से रेशियोज, ऐसा नहीं, एवरेज रेशियोज, रेट्स और परसेंटेज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जीएम इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, होता है लेकिन कम होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, सॉरी सबसे कम एएम को होता है, बाकी सबको सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से सबको फर्क पड़ता है, ठीक है, ओके। वेटेड एवरेज कहते हैं इसको, इन जीएम क्वांटिटीज आर इन रेशियो, हाँ इन जीएम क्वांटिटीज आर इन द रेशियोज, ये बात याद रखिएगा, इन जीएम क्वांटिटीज आर इन रेशियो, इसको लर्न करके रखिएगा। तो इस पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, सारे के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर ही कवर्ड थे, तो मान लीजिए इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए अब एचएम पर मैंने 4 पॉइंट्स डाले हैं, वही सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, इसको आप याद करके जाइएगा। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट का यदि किसी को फर्क पड़ता है तो वो है हमारा एचएम, इसको याद रखिएगा। एक्सट्रीम पॉइंट से किसको फर्क नहीं पड़ता, मीडियन और मॉड को, बाकी सबको पड़ता है, और सबसे ज्यादा किसको पड़ता है, एचएम को, ठीक है।
रीजन दे दूंगा भी, जान दो इसको, ठीक है। सो मालिक वी आर डन विद द हार्मोनिक मीन। तो अब देखा जाए तो हमारा जीएम, एचएम, मीन, मॉड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियम, मीन, सबकी थ्योरी मैंने आपको पूरे दिमाग में समझा दी है, बैठा दी। अब आप भूलोगे ही नहीं, अब आप थ्योरी को नहीं भूलोगे। अब तक खुद सोचो, मैं तुमसे रैंडम पूछता हूँ, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के केस में सबसे बेस्ट मेजर कौन सा है? तुम्हें सोचना नहीं पड़ रहा। अच्छा, वो जब लेस देन वो मीडियन, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क किसको पड़ता है? सर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है मीन को, सॉरी सर सबसे कम फर्क पड़ता है मीन को। सर चेंजेस आते हैं पर सबसे कम किस पे आते हैं? मीन में। सर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से किसको फर्क नहीं पड़ता? सर पोजिशनल वाले एवरेज, पोजिशनल दो है, पोजिशनल यहाँ पे एक ही मीन है, लेकिन मॉड में एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं आते तो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो मीडियन और मॉड दोनों को फर्क नहीं पड़ता, एक्सट्रीम पॉइंट से बाकी सबको पड़ता है, ठीक है। अब इसके अलावा और जो थियरी आती है वो बताइए, बताता हूँ कैसे। सुनिए दोस्तों, ये वाला एक एम्पेरिकल रूल आप सभी को याद होगा, मीन मीडियन मॉड वाला। अच्छा, एचएम पर एक बात याद रखने वाली बात ये है कि इसमें याद कराता हूँ, रुक जाओ, छोड़ो, ठीक है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी सभी के पास है, सारे के सारे जितने भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, एएम, जीएम, एचएम, ये सभी के पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये सभी लोग लीनियर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा रट्टा करने लायक मुझे नहीं मिला। यदि आपको कुछ लगता है कुछ ऊपर छूट गया होगा तो मैंने जगह छोड़ी, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, सबसे मेन मुद्दे पर। अब आइए, हमने जितना भी पढ़ा अब उसका कर लेते हैं एक कंपेरेटिव चार्ट रिवीजन। कंपेरेटिव चार्ट रिवीजन, इस पर देखिए मैंने एक पॉइंट लिखवाया, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करवा के और लिखवाना चाहता हूं, अभी लिखवा दूंगा। पहले एक ये वाली बात को कवर अप कर लेते हैं। सर मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर ना देखें, आप लोग आंसर ना देखें, हम पूरा आंसर खुद निकालें, पूरा रिवीजन करना, जितना अब तक पढ़ा पूरा रिवीजन। सुनिए, मीनिंग तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंबल्स कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। व्हेन वेदर बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, क्या सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करता है? कौन कंसिडर करता है? मीन कंसिडर करता है, यस। क्या मीडियन कंसिडर करता है? नहीं। मॉड कंसिडर करता है? नहीं, नहीं करता। अच्छा सर, मीन मतलब क्या होता है? मीन में 3 तरह के मीन होते हैं, मीन, मीडियन, सॉरी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। सर ज्योमेट्रिक मीन में सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं और हार्मोनिक मीन में सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यस और यहाँ पे होता है यस। ये मालिक आपके एक चार्ट में देखिए, मैंने आपको एक पॉइंट बनाया, तीसरे नंबर का पॉइंट, और ये 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन कवर अप कर दिए। अब इसी 5 क्वेश्चन को 5 बार पूछता है एडिशनल क्वेश्चन बैंक में। पॉइंट तो एक ही है ना, तू 5 बार अलग अलग पढ़ेगा तो कंफ्यूज तो हो गई, वो भी 3 गलत ऑप्शन के साथ। तो ये चार्ट को ऐसे नमन करके जाइए, आपकी थ्योरी से मुक्ति हो गई है। आज आपको एमओसीटी की बड़ी बड़ी थ्योरी से मुक्ति हो गई है। सुनिए, कंबाइंड मीन, सुनिएगा, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। मालिक कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। क्या तुमने कंबाइंड मीन, मीडियन और कंबाइंड मॉड का फॉर्मूला पढ़ा? नहीं। सर ज्योमेट्रिक मीन का भी कंबाइंड फॉर्मूला होता है, हमारे सिलेबस पर एप्लीकेबल नहीं था। जो चीज अर्थमेटिक मीन के लिए है वो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी होगी, अल्टीमेटली दे आर मीन्स। तो यह भी पूछता है क्या कंबाइंड मीन का फॉर्मूला किस किस के लिए है, किस किस के लिए नहीं। कंबाइंड मीन फॉर्मूला ऑप्शन आएगा, कंबाइंड मीन फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, ऑल ऑफ दिस। तो भाई कंबाइंड मीन का फॉर्मूला इसके लिए तो है भैया, जिसके लिए नहीं है उसको स्टार करिए। एक तो मीडियन के लिए नहीं है, दूसरा मॉड के लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए। हार्मोनिक मीनिंग के लिए भी हमने सिलेबस में पढ़ा था। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला को एप्लीकेबल नहीं है, पर फॉर्मूला होता है। चाहो तो लिखवा दूंगा बाद में, पर कोई काम का नहीं तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी कवर अप हो गई। अच्छा, जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना पड़ता है। क्या हर वक्त करना पड़ता है? नहीं, सबसे मीडियन में करना पड़ता है, क्योंकि हमें पोजिशनल है, थर्ड प्लेस। अरे तो थर्ड प्लेस के पहले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज तो कर, बाकी कहीं नहीं करना पड़ता। पार्टीशन वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ द मीडियन, मीडियन के अंदर ही आ गया वो, सभी एक ही पिता, सबके पिताजी एक, ठीक है। तो सर यहां पे कंसीडर करना पड़ता है? नो। कहां पे करना पड़ता है? बस वहां पे हाईलाइट करा दो सर, इसको करना पड़ता है, बाकी किसी को नहीं करना पड़ता। अब आइए अगला, वेदर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, सर सभी को सैम्पलिंग, देखिए इफेक्ट होता है, सबसे कम होता है सम, मैंने लिखवाया था सम, लेकिन सबसे जब कंपैरिजन की बात आ गई यहाँ पे तो सबसे कम होता है एएम को, बाकी इफेक्ट होता है मोर देन, इफेक्ट मोर देन, इफेक्ट मोर देन, इफेक्ट मोर देन। सभी को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे कम। अच्छा, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन वाली बात कौन सी थी? ये वही बात है सर, पॉपुलेशन में इतने सारे लोग हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला, इनसे एवरेज निकाला तो एवरेज आया 52, इनसे एवरेज निकालूंगा तो आएगा एवरेज 54, फर्क रहेगा लेकिन बहुत कम। हाँ, लेकिन यहाँ पे निकालेंगे तो थोड़ा फर्क ज्यादा आएगा मीन मीडियंस का। यदि मैं इसका मीडियन निकालूंगा तो आएगा मान लीजिए 61, तो यहाँ से मीडियन निकालूंगा आएगा 71, थोड़ा फर्क ज्यादा रहेगा। यहाँ से मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो आएगा 82, तो यहाँ पे आएगा 95, फर्क और ज्यादा रहेगा।
ऐसी बातें हैं। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से सबको फर्क पड़ता है, सबसे कम फर्क पड़ता है मीन को, ये बात याद रखने वाली है। तो इसको आप कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए ये वाला कलर, ठीक है। सर एक्सट्रीम वैल्यू से तुम बताओ, एक्सट्रीम वैल्यू से किसको फर्क नहीं पड़ता? मीडियन और मॉड को, बाकी सबको पड़ता है सर। तो ये रहा, इसको नहीं पड़ता, इसको नहीं पड़ता, ये रहा, खत्म बात। क्यों? इसका रीजन दिया, गिव मोर वेट्स टू स्मॉल, वो दिया था मैंने आपको, ठीक है, हो गया। सुटेबल फॉर, ये किसके लिए सुटेबल है? ये तो अदर के हर केस के लिए सुटेबल है मीन तो, लेकिन ये ओपन एंड के लिए सुटेबल है, सॉरी ये ओपन एंड के लिए सुटेबल है, ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए सुटेबल है। मॉड, क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जब मुझे ये निकालना है कि कौन सी चीज कितने ज्यादा बार आ रही है, तो मॉड सुटेबल है। ये यूज होता है एवरेज रेट के लिए सुटेबल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट निकालना, ग्रोथ रेट, डिक्लाइन रेट, ठीक है, एवरेज रेट, परसेंटेज। मालिक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर द रेट्स रेशियोज इन, ये जब हमें रेशियोज निकालने रहते हैं, जैसे मान लीजिए स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने आप में एक रेशियो हो गया, तो जब हमें ऐसी चीजें कैलकुलेट करनी है, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, उस केस में हार्मोनिक मीन इज द बेस्ट मेजर। तो मालिक मैंने आपको एक और चीज लिखवा दिया, सुटेबल फॉर किसके लिए सुटेबल है, तो मालिक ये चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी, आपको ये पढ़ के जाना है। आइए अगला पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे, कैन इट बी डिटरमाइन ग्राफिकली? ग्राफिकली ओजीव के हेल्प से क्या निकाल सकते थे हम लोग? मीडियन, और मॉड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यदि ग्राफ बना हुआ है तो जो चोटी है वो चोटी क्या है? मॉड। तो दो ही चीज हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, मीडियन और मॉड, बाकी कुछ नहीं निकाल सकते। देखते हैं, आइए यहां पे, यस यस, बाकी सब में लगा हुआ है नो 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 का कांटा। सर अब मुझे बताओ तुम्हारी थ्योरी सिंप्लीफाइड हुई कि नहीं? तुम्हें लगता है सर क्यों जो थ्योरी है, सर आओ ऐसे बकवास करो, थ्योरी जाओ, नहीं हो सकती थ्योरी ऐसे। यदि आप वाकई में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक चीज मानना रहता है, कवर करो तो ऐसा करो भैया कि कुछ चीज हाथ से ना निकले, ठीक है, वरना छोड़ दे, टूटा फूटा पढ़ना तो ऐसे ही छोड़ दे, और पढ़ना तो कुत्ते टप पड़ गया एकदम, कुछ भी आ जाए करके आऊंगा मैं। सर एमओसीटी के मेजर्स को मीन से भी, स्केल से भी फर्क पड़ता है और ओरिजिन से फर्क पड़ता है। इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब फर्क नहीं पड़ता, अरे पड़ता है, अरे कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सब लोग डिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, अरे पड़ता है, इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों लिख रहा है? डिपेंडेंट वर्ड यूज करना चाहिए तुझे, तो भैया तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो बिल्कुल भी। सर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें क्लास में कवर की, सम ऑफ द डेविएशन इज एम इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है, नहीं है तो तूने एम गलत निकाला, इनकरेक्ट मीन है तेरा, कराया ऊपर। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, ये अब एमओडी में करेंगे, ठीक है। सर द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम, ये पॉइंट को रट्टा मार लेना मालिक, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, इस पॉइंट को रट्टा मार के जाओ भी, फिलहाल मैं इसकी क्षमता नहीं बची, इसको रट्टा मार के जाओगे। ये मैंने वहाँ पे आपको लर्न लिखवाया नहीं है, वहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ लिख लिया है मैंने लर्न, ठीक है। चलिए मालिक ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब बताइए ये चार्ट कंपैरेटिव चार्ट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, और अब बताइए आपको स्टैट्स की थियरी एमओसीटी की कवर हुई कि नहीं। एक पॉइंट मेरा रह गया था, ऐसी थ्योरी आती है तो मैंने इसको होल्ड करवाया था, ये रह गया था, इसको भी कवर अप कर लेता हूँ। सुनिए, बल मुझे एक बार बताइए, क्या वाकई में आपको लगा कि ये क्लास आपकी स्टैट्स की थ्योरी के लिए एक ज़बरदस्त क्लास है? तो अपने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, लाइक द वीडियो, ठीक है, एंड कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्योरी का। अच्छा अब एक और वादा करता हूँ अब मैं आपको, आइए एक ट्रायल, सर कहीं भी रोको, कहीं तो रोको सर, कहीं तो रोको, कहीं तो रोको सर, कहीं तो रोको। चलिए, द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स आर टेकन टू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ, भैया मीन ही एक ऐसा है जिस पे लेते मॉड पे नहीं लेते, मीडियन पे नहीं लेते, हाँ जीएम और एचएम होता तो मैं कहता उस पे भी लेते हैं, डन बना क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द एवरेज, एक्सट्रीम पॉइंट से किसको फर्क नहीं पड़ता? मीडियन और मॉड को, बाकी सबको फर्क पड़ता है। यस सर, सर देखिए यहाँ पे अरे द वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट डू नॉट इन्फ्लुएंस द एवरेज इन केस ऑफ, एक्सट्रीम पॉइंट से मीन को फर्क पड़ता है, मॉड को फर्क नहीं पड़ता, और सॉरी मीडियन को फर्क नहीं पड़ता, और मॉड को भी नहीं पड़ना चाहिए। इसका आंसर क्या दे दिया है? एक सेकंड रुकिएगा, चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या दे दिया इसने, एक मिनट, हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं एक बार। एक्सट्रीम पॉइंट वाला जो पॉइंट हमने कवर अप किया, इंस्टीट्यूट बुक में करेक्शन है, डोंट वरी, करेक्शन है, मैं अभी करेक्शन भी कराऊंगा आपको, हो सकता है वाला करेक्शन वाला पार्ट मेरे मुझसे रह गया होगा अभी। एक्सट्रीम पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट्स, वेदर द एक्सट्रीम पॉइंट्स से फर्क किसको नहीं पड़ता, वेदर द अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम पॉइंट, नो, मीडियन और मॉड दोनों को फर्क नहीं पड़ता, मीडियन और मॉड दोनों को फर्क नहीं पड़ता। मालिक अब यहाँ पे करेक्शंस होगा, देख लेना, यहाँ पे या तो ये लिखना चाहता होगा ये द एक्सट्रीम पॉइंट, इसका होना चाहिए था मीडियन को भी फर्क नहीं पड़ता, मॉड को भी नहीं फर्क पड़ता, तो करेक्शन कर लो वाली यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर नन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोनों दे दिया है, तो मीडियन और मॉड दोनों होना चाहिए पीछे, एक बार आप देख लेना, देखते हैं, ठीक है, ओके।
हाँ, GM इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैव द सेम साइन एंड नन इज जीरो। भैया या तो कोई जीरो नहीं है या तो सभी के सभी इंक्रीजिंग है, तो नेगेटिव भी नहीं हो सकते हैं। ऑल हैव द सेम साइन, रुक जाइए, ऑल द ऑब्जर्वेशन है द डिफरेंट साइन, नहीं, ऑल द ऑब्जर्वेशन सेम साइन एंड वन इज जीरो, वन तो जीरो तो एक भी नहीं चाहिए, नन इज जीरो, ठीक है। ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैव द डिफरेंट साइन एंड वन इज जीरो, भैया जीरो तो एक भी नहीं चाहिए। ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव द डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन वाली बात भी नहीं है। ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैव द सेम साइन दैट इज पॉजिटिव साइन, और नन इज द जीरो। GM is used to construction of index number, true. HM is defined where no observation is zero. Okay. When all the values occur with the equal frequency, there is no mod. Mod नहीं होता, ये पॉइंट मैंने पूरा ऊपर लिख के दिया आपको, ठीक है। अच्छा पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, इसमें टाइम नहीं देते अभी, ये पूरा ही करने वाले हैं अपन, वो पूरा करने वाले हैं। अच्छा वो पूरा कवर अप करूंगा, यदि कहीं भी एम्बिग्यूटी तो वहां पे मार्क करा दूंगा, अभी नहीं करता, मार्क करा दूंगा जब लाइव लेंगे हम लोग उसको, ठीक है, ओके। अच्छा दोस्तों एक पॉइंट रह गया था, वो करा दे दो। सुनिए, ऐसी कोई थ्योरी आती है, ठीक है, जिस थ्योरी का हमने अब तक पाला नहीं पड़ा, ऐसी कोई थ्योरी आती है जिसमें कोई पाला नहीं पड़ा, पर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो एग्जाम्पल बना के कंस्ट्रक्ट करके चेक कर लो थ्योरी ट्रू है कि फॉल्स। ये थ्योरी ट्रू है कि फॉल्स, देखो कैसे। द टोटल, अच्छा पे करेक्शन करना, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट हटा दो, प्रोडक्ट नहीं होगा, इज इक्वल्स टू, ये हटा दो, ये प्रोडक्ट ऑफ देयर हटा दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा सॉरी सही है लिखा रहेगा, इज इक्वल्स टू, पूरे मिटेगा एक बार ये, ठीक है, सॉरी, देखिए कुछ मत काटना, सब सही लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड द एम। अब ये ट्रू है कि फॉल्स, ये बात समझ में नहीं आ रही, तो हम एक काम करते हैं, हम एक बना लेते हैं सीरीज 1 2 3। वो क्या रहा है, इज द टोटल ऑफ सेट ऑफ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा 3 4 5 6, टोटल आ गया 6। प्रोडक्ट होगा किसके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का और अर्थमेटिक मीन का, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 3 और अर्थमेटिक मीन कितना हमारा 3 4 5 6, 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय देयर अर्थमेटिक मीन, तो ये 6 इज इक्वल्स टू 6 आ गया, मतलब ये बात हमारी ट्रू हो गई। तो मान लीजिए यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो मैं लगता ट्रू, तो इसको याद मत करो, इसको वहीं पे बैठ के एग्जांपल रूप में कंस्ट्रक्ट कर लो। जैसे ये देखिए नीचे मैंने एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया और मैंने इसको एक फॉर्मूले के रूप में प्रस्तुत कर दिया आपको, तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपने हिसाब से एग्जांपल की टैली कर लो वहां पे, कि ये एग्जांपल जो मैंने बनाया ऊपर की थ्योरी टैली कर रही है क्या, है तो ट्रू वरना फॉल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करना, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चीज डाल दी आपको। तो मैंने इसको देखिए कहाँ पे डाला, प्रैक्टिकल कम थ्योरी, प्रैक्टिकल है, थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा है, वो प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट कर लो उसको। दोस्तों यदि अब आप, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, बच्चों के मन में काफी डाउट रहता है, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, एक पॉइंट को, एक पॉइंट मुझसे छूट गया है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, देयर आर 3 मेथड्स टू कंप्यूट एवरेज। अब बात आती है आपके मन में, सर मीन, मीडियन, मॉड और जीएम और एचएम भी तो है। मैं बताता हूँ उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया है, इट वॉज अ वेरी टफ बना हमसे भी। देखिए कैसे बोलते हैं वो, मीन, मीडियन एंड मॉड। जो बाकी जो तुम कह रहे हो ना वो इसके नीचे आ जाता है, वो देखो एक है अर्थमेटिक मीन, एक है ज्योमेट्रिक मीन, एक है हार्मोनिक मीन, तो मीन के मेथड हो गया। लेकिन हमारे लिए एवरेज निकालने कितने मेथड हैं, 3, मीन, मीडियन, मॉड। ये बात यहाँ पे लिख लेना आप लोग। तो ये क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी मेथड्स, तो बच्चे यहाँ पे 5 मार्क कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा 3, ठीक है। ये भी एम्बिग्यूटी मैंने आपको रिजॉल्व करवा दी। मैं चाहता हूँ एक चीज़ लिखवाना आपको, मैंने समरी पॉइंट्स पे, क्या मैं आपको एक बात लिखवा दूँ यहाँ पे, मैंने देखिए समरी पॉइंट पे एक जगह छोड़ी, क्या मैं आपको यहाँ पे एक बात लिखवा दूँ, मैं आपको प्लीज़ लिखवा दूँ, मैं आपको प्लीज़ लिखवा दूँ यहाँ पे, जैसे थ्योरी बोल करके आएगी, लिखिएगा मेरे साथ, लिखिएगा मालिक प्लीज़ लिखिएगा, एक सेकंड रुकिए बस मैं लिखवा रहा हूँ आपको। हाँ बड़ी दिन की रिसर्च है, आज आपके सामने निकल गई फाइनली, लिखिएगा। ये रिलेशन जो हमने पढ़ रहे थे ना ऊपर, रिलेशन वाला उसी का थ्योरी है, पर जगह यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। लिखिए लिखिए एक नोट लिखिएगा मालिक, लिखिए। यदि मान लीजिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो SYMM सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन इज इक्वल्स टू मॉड, सॉरी मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड।
अच्छा, यदि मान लीजिए अब यहाँ पर है ये एसिमेट्रिकल है, कैसा ये एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल है, तो इसमें दो बातें निकल करके आती हैं। थोड़ा पेन को मोटा करना पड़ेगा, एक रुकिए। हाँ, इसमें दो बातें निकल करके आती हैं। यदि ये है पॉजिटिवली स्क्यूड, या तो फिर ये नेगेटिवली स्क्यूड। यदि पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन बड़ा होगा, तो मीन बड़ा होगा मीडियन से, बड़ा होगा मॉड से। यदि नेगेटिवली स्क्यूड है तो मॉड बड़ा हो जाएगा मीडियन से, उससे छोटा हो जाएगा मीन। मैंने कहा था ना, आपको बताऊंगा कि कब कौन सा बड़ा होता है, ठीक है। यदि मॉडरेटली स्क्यूड है, मॉडरेटली स्क्यूड है, ठीक है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यदि या तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ना होकर के सर ये है हमारा मॉडरेट स्क्यूड, उस केस में मालिक ये वाला जो रिलेशन आपने याद किया हुआ है, मॉड इज इक्वल्स टू क्या बताइए, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मॉड, ये वाली चीज साबित हो जाती है, ये वाली चीज सही साबित होती है। बाकी केस में ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और दोस्तों सुनिएगा, एम जीएम और एचएम के बीच में लिखवा देता हूं, एक बात होती है, ये मैंने आपको ये वाला जो पहला नोट लिखवाया ना मैंने आपको, ये पहला नोट जो मैंने लिखवाया आपको, रुक जाइए मैं लिखवा देता हूं आपको, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, माफ़ी चाहूँगा। पहला वाला जो था ये था आपका मीन मीडियन मॉड के लिए, ठीक है। अब अगला मैं लिखवा रहा हूँ आपको, थोड़ा डार्क, ये लिखवा रहा हूँ आपको एम जीएम एचएम के लिए, लिखिएगा। लिखिएगा पहला बुलेट, ठीक है ना। यदि सिमेट्रिक है एम इज इक्वल्स टू जीएम इज इक्वल्स टू एचएम, और यदि मान लीजिए एसिमेट्रिक है, ठीक है, और मालिक ये एसिमेट्रिक है और मॉडरेट है, कैसा है एसिमेट्रिक मॉडरेट, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात ही नहीं यहाँ पे, एसिमेट्रिक है मॉडरेट है, लिख लेना इसको मॉडरेट, तो आपका एम इज ग्रेटर देन होगा जीएम इज ग्रेटर देन एचएम, ठीक है, डन। एक और लिखवा दूं, यदि कोई दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है फॉर टू सेट, ये तो मैंने कॉपी में लिखवाया आपको, कॉपी में क्लास में करवाया, फॉर टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो जीएम का स्क्वायर होता है मेरा वो एम इंटू एचएम के बराबर होता है, एम इंटू एचएम के बराबर होता है। कई बार ये क्वेश्चन थ्योरी के रूप में पूछता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया, फॉर टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है, एसिमेट्रिकली ऐसा होता है, सिमेट्रिकली ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ भी कई बार थ्योरी के रूप में पूछे हैं, कई बार ये चीज़ भी वो थ्योरी के रूप में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी कवर अप करवा दिया। बोलिए, ये सभी चीज़ें मैंने नई वाली किताबें अपनी पूरी डाल दी है अच्छे से और विस्तार रूप से। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी थ्योरी कवर होती है, मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ाई, और अब जब 300 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उस पर हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे समरी नोट्स के लिए जगह छोड़ी है, वो पॉइंट्स को हम यहाँ पर डाल देंगे। यदि आप इस थ्योरी को आज मेरे साथ एक बार रीड कर लेते हैं तो MOCT की थ्योरी आपके दिमाग में पूरी तरीके से मैंने समझा दी है। और ये जो कंपेरेटिव चार्ट मैंने आपको दिया है, ये कंपेरेटिव चार्ट अपने आप में आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन का आंसर एक चार्ट पर मैंने आपको दे दिया। इंस्टीट्यूट की काफ़ी सारी किताब में क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, डोंट वरी, उसको छोड़ दो अपना, मैं करेक्शन करवा दूंगा आज, ठीक है। चलिए, माफ़ी चाहता हूँ, क्लास थोड़ी लेंदी हो गई, लेकिन पढ़ाया भी बहुत डिटेल में। एक होती है थ्योरी ऊपर ऊपर से पढ़ना, एक होती है आए बाएं, तू पूछ ना, क्या पूछना चाहता है पूछ, वो वैसे हमने थ्योरी को कवर अप किया है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। MOD की एक और क्लास लेते हैं, मैं छोटा कर दूंगा उसको, डोंट वरी। बाय मालिक। मेक श्योर अपना कमेंट बॉक्स में अपना अपना रिव्यू ज़रूर दें, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा, आपको याद रहा, क्या चीज़ समझ में आई नहीं आई, ज़रूर बताइए। बाय मालिक।